एक 3 दिन पहले मैंने कहा कि सही गलत के से पिंड ही छुटाना है, फिर ये प्रश्न भी, इसका उत्तर भी दे रहे हैं हम। तो क्या मतलब, इसको थोड़ा सा समझ लेने से पिंड छूटेगा। सही का मतलब क्या, गलती का मतलब क्या है ना। तो एक छोटी सी बात हम करते हैं कि सही का को रिप्लेस कर देते हैं एक शब्द से। सही का मतलब है अधूरापन, सॉरी गलती का मतलब अधूरापन, और सही का मतलब पूरापन। अब क्या हुआ, अब चीजें बदल गई, एकदम इतने से बदल गई। गलती का मतलब अधूरा, सही का मतलब पूरा। तो जब पूरेपन के साथ होते हैं तो अधूरापन छूट ही जाता है। पूरेपन के साथ होने पर अधूरापन छूट जाता है, मतलब सारा अधूरापन पूरे होने के लिए। तो ये भी हम ठीक से समझ लें कि अधूरा होना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, पाप नहीं है। जैसे हम ये भी समझ सकते हैं कि बालक की डेफिनेशन है, बालक जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है, मतलब वो अधूरा देखता है। तो मनुष्य का ये अधिकार है, वो गलती कर सकता है। जन्म से गलती करने का अधिकार लेके जन्मता है बालक। बालक गलती करने का अधिकार लेके जन्मता है। तो गलती हो गया मतलब ऐसा महान अत्याचार हो गया, अपने पे पीड़ित हो, दूसरों को पीड़ित करें, ये वाली बात बनती नहीं, क्योंकि हर मानव गलती करने का अधिकार लेके पैदा ही होता है। सही करने का अवसर, सही करने की शिक्षा अगर रहे तो फिर गलतियों से पिंड छूटता है। उसका मतलब ये है कि गलतियां जो है वो अधूरापन है। क्या अधूरापन है, हम सुखी होने के लिए सब काम करते हैं, हर मानव सुखी होने के लिए काम करता है, संतुष्ट होने के लिए काम करता है। अधूरे में संतुष्ट होने के कार्य योजना बनाना ही कुल मिला के गलतियां है। अधूरे में, क्या नाम है आपका भाई? आप हाँ। नीरज क्या करते हैं? एम फॉर्म चल रहा है ITV, काय के लिए कर रहा है? नौकरी क्यों करना है? फिर से बता दो अपना नाम, पता, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। मेरा आवाज आ रही? मेरा नाम नीरज है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। अच्छा। अभी पढ़ाई चल रही है M.Pharm IIT BHU से, सेकंड ईयर। आपका प्रश्न है कि M.Pharm क्यों कर रहे हैं? तो एक शिक्षा व्यवस्था के तहत मैं वहां तक पहुंचा हूँ, और वो शिक्षा व्यवस्था हमें, मुझे लगता है कि मुझे नौकरी तक ले जाती है, जो जीने के लिए जरूरी है। जहां से मजबूरी है कि जरूरी है? हाँ, अभी लग रहा है कि मजबूरी है। उसके बिना भी जिया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है। बट ये सब भी क्यों कर रहे हैं हम? दुखी रहने के लिए, सुखी रहने के लिए? अल्टीमेटली सुखी रहने के लिए। तो सुखी रहने की आपकी चाहना है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें कोई। अब योजना क्या है, पूरी है योजना या अधूरी योजना है? जहाँ अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे लगता है कि ये पूरी है। तो मेरा वही प्रश्न आ रहा था कि पूरेपन को कैसे समझे, क्योंकि हम जिस स्टेज में रहते हैं हमें लगता है कि यही पूरा है। वो 2 मिनट में समझ लेते हैं। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं M.Pharma, ठीक है, किसी फार्मा कंपनी में काम करेंगे, चलो वो तो एक अलग कहानी। वहां क्या होगा वो छोड़ देते हैं ना, इस पे बात नहीं कर रहे। आपको क्या मिलेगा उसके एवज में? सैलरी। ठीक। सैलरी से क्या होगा? जीवन यापन, है ना, भोजन इत्यादि वगैरह मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक। और आप साथ में माने भी रहोगे, कोई सम्मान मिलता होगा, मान लो, उसका कोई वजूद तो है नहीं, है ना। तो भोजन इत्यादि मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा, भोजन इत्यादि देख के कोई भी लड़की शादी कर लेगी, तो विवाह हो जाएगा, क्योंकि वो भी भूखी रहेगी। तो उसको भी खाता पीता दिखना चाहिए, है ना। खाता हो लेकिन पीता ना हो,
कुछ कुछ लफड़े रहेंगे उसमें, लेकिन चलो ठीक है यार, कुछ खाता पीता ठीक है, तो विवाह हो जाएगा। तो भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो गई, तो विवाह हो गया, तो क्या हो जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, बच्चों को अपन खिला पिला पाएंगे, भोजन दे देंगे उनको, जिसको बोलते लालन पालन कर लेंगे, ठीक। फिर क्या टारगेट रहेगा अपना, कि आप जिंदगी का उद्देश्य क्या है, सैलरी से क्या उद्देश्य बन गया, क्या बच्चों को अच्छे एजुकेट करना है। और बच्चों को अच्छा एजुकेट करना है तो फिर से कहां पहुंचेंगे वो, एम फार्मा। अब ये जो योजना है, ये जो प्लान ऑफ एक्शन है, ये प्लान ऑफ एक्शन पूरा है कि अधूरा? अधूरा है। बिकॉज जो आपको जो भी चाहिए, आप मैंने बताया, एक तो आपको चाहिए कुछ कपड़ा लत्ता चाहिए, भोजन इत्यादि चाहिए, दूसरा आपको कुछ जीवन में तृप्ति चाहिए, मतलब लाइफ का कोई पर्पस चाहिए, है ना। पर्पस इतना पर्याप्त नहीं है, तो ये सब तो खाना पीना है ही, कोई लार्जर पर्पस के लिए, वो पर्पस मिसिंग है, तो ये अधूरी योजना हो गई। अब ये अधूरापन हो गया तो क्या हो गया, ये गलती है कि सही? हाँ, गलती है, अधूरा है। गलती है। तो आप एक गलती कर रहे हो दूसरी गलती करने के लिए। हाँ, मतलब गलती से नहीं समझा जा सकता। नहीं, एक गलती कर रहे हो दूसरी गलती करने के लिए, एक एम फार्मा नाम की गलती कर रहे हो आप, जिससे दूसरी गलती हो जाए, नौकरी लग जाए, उससे तीसरी गलती हो जाए, शादी हो जाए, उससे चौथी गलती हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, उससे पांचवी गलती हो जाए, उनको भी हम पाल पोस के एम फार्मा की जगह जेड फार्मा तक ले जाए, होगा ABCD से लाकर जेड तक। अब ये क्या हो गया, ये सब अधूरी अधूरी हो जाए। गलती का मतलब अधूरा है, और कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं आप दुनिया में, लेकिन आप कुछ सही भी नहीं कर रहे। नॉट फॉर द सोशल कॉज एंड एनवायरमेंटल कॉज, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप ही के लिए बात कर रहे हैं, आपके अपने लिए बात कर रहे हैं। आपको रोटी भी चाहिए और इज्जत भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? रोटी की जुगाड़ हो गई, इज्जत की जुगाड़ बताओ। तो वो मतलब देखने का नजरिया है उस प्रोफेशन में, हो सकता है। आपका कि दूसरे का? मेरा। हाँ, तो आप अपने देखने के नजरिए से क्या, मतलब इज्जत का कोई श्योरिटी है उसमें? जब आप नौकरी कर रहे हो तो सम्मान है क्या उसमें? नहीं, उसमें तो पहले दिन ही टिंग टिंग हो गया। फिर आपको विश्वास भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, चाहिए। एम फार्मा करके विश्वास बढ़ रहा है घट रहा है? घट ही रहा है। तो वो भी गया। फिर आपको स्नेह भी चाहिए, आपके अंदर विरोध और द्वेष और ये सब ये नहीं चाहिए, आपको स्नेह भी चाहिए, वो सुनिश्चित नहीं। तो जो आपको चाहिए उसमें से दो भाग हैं, एक भाग शारीरिक आवश्यकता है ना, विच कैन बी अश्योर्ड। ऐसा दिखा रहे हैं कि अश्योर्ड है, ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने देख ही लिया कि दूसरी जो क्राइसिस हो रही है इसे ऐसे अधूरे जीने से, उससे तमाम इस प्रकार की क्राइसिस खड़ी हो जा रही है कि जिसमें आपको रोटी भी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, और रोटी में भी प्लास्टिक खा रहे हैं आप। ठीक। तो दिखाने के लिए अश्योर्ड था, वो भी गया, क्योंकि आपके लिए वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो वैल्यूज नहीं है तो जिससे एश्योरेंस आप पा रहे हो वो भी नहीं पा सकते आप। रोटी भी ठीक नहीं मिल रही है आपको, दूध भी ठीक नहीं मिल रहा है इंडिया में। अब मतलब ये इसकी गारंटी की जो बात हो रही थी ना, वो भी देख लेते हैं। 64 करोड़ लीटर दूध पर डे चाहिए, एक डेटा पेपर में पढ़ा मैंने, 64 करोड़ लीटर पर डे। 130 करोड़ लोग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और 14 करोड़ लीटर दूध पर डे का प्रोडक्शन है। ₹50 करोड़ लीटर दूध भाटिया साहब केवल पर डे। भैंस का नहीं, जर्सी का नहीं, जो दूध ही नहीं है वो इंडिया में चलता है। और ये न्यूज पहले नेशनल गवर्नमेंट की है, किसी ने उस पर RTI में पूछा है कितना दूध का प्रोडक्शन होता है, उसके आधार पर ये। और गवर्नमेंट जो देती है हमको पता है, हम तो गवर्नमेंट बैठे हैं, कैसे कोई भी प्रश्न का जवाब कैसे देना, एट मैक्स बढ़ा के देते हैं ना उसको। उसके बाद ये, और उसके ऊपर से फिर यूनिसेफ ने इंडिया गवर्नमेंट को पिछले साल चेतावनी दी कि अगर आप जागोगे नहीं महाराज तो 50 करोड़ लीटर दूध आपके यहाँ के लोग सिंथेटिक पी रहे रोज, सिंथेटिक। तो एम फार्मा वालों को कमाल है वो। सिंथेटिक किसने बनाया? केमिस्ट ने। हाँ, और इतना बढ़िया बना दिया
कि वो दूध को हमने गर्म भी किया, मलाई भी आती है। आप दही जमा लो उसका, छाछ बना लो उसकी, पनीर बना लो उसका, और घी भी बना लो आप, सब बनता है उसका। मतलब आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, मतलब आप पहचान ही नहीं सकते उसको आंख से। मैंने बताया दही बनता है, मलाई आती है दूध में, घी बनता है। तो आप बताओ बी फार्मा एम फार्मा करके आप जो भी गारंटी बोल रहे हो, अब देखो अधूरा पे जब चलते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता, फिर जीरो हो जाता है, वो सब माइनस में जाता रहता है। ठीक। तो अधूरी योजना अधूरे तक ले जाती है, निगेटिव में ले जाती है। हाशिए पे आ गए अपन, हाशिया मतलब अब मरेंगे हाँ। जिएंगे उस पे आ गए अपन, है ना। तो इसी को गलती कर रहे हैं कि अधूरापन से ही हो गया। तो योजना पूरी तो बनाओ कम से कम। तो सम्मान विश्वास स्नेह 3 मूल्य की बात करें, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। रोटी भी चाहिए, सम्मानजनक तरीके से चाहिए, है ना। रोज रोज गिड़गिड़ा कर रोटी लेना पड़ेगा, सोचिए कितनी बुरी बात। सम्मानजनक विधि से रोटी चाहिए, सम्मानजनक विधि से स्नेह चाहिए। मेरे को स्नेह चाहिए, उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़े, तो सम्मानजनक तरीके से स्नेह, सम्मानजनक तरीके से विश्वास, विश्वास पूर्वक सम्मान, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसकी भी योजना बनाई जाए, इतनी सी बात कर रहे हैं। तो गलती का मतलब क्या हो गया? हर अधूरापन गलती है। अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आप कर ही नहीं सकते। जो आप कर सकते हैं वही कर रहे हैं आप। तो फिर जो कर सकते हो तो सभी सही है, तो फिर गलती किसको कह रहे हैं? है ना। तो गलती इसको कह रहे हैं कि आपको तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, खुशहाली चाहिए, विश्वास चाहिए, और उसके लिए जो योजना बना रहे हैं वो योजना ही गलत है, अधूरी योजना। ठीक है ना। ठीक। इसको बोलते गलती। तो आप क्या कर रहे हैं? एम फार्मा कर गलती कर रहे हो। हाँ। आपका कॉलेज क्या कर रहा है? गलती कर रहे हैं। आईआईटी क्या कर रहा है? गलती कर प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं? गलती करवा रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, करा रहे हैं। साफ साफ बात है, इसमें क्या बुरी बात है? कर ही रहे हैं। उनके घर का हाल ठीक नहीं है, उनके है ना इंस्टीट्यूशन का हाल ठीक नहीं है, ये सब गलतियां हैं। इसको स्वीकारने में क्या जाता है? स्वीकारो भाई। तो इसलिए नहीं स्वीकारना है कि हमको कंडेम करना है, इसलिए कि हम समझे तो सही, इसके भरोसे ना रहें। कम से कम जिम्मेदारी बनती है आईआईटी की डायरेक्टर की, वो लिखे कि भैया देखो हमारे यहाँ भेज जरूर रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। छापना चाहिए। मैं कॉलेज में किसी की जाता तो बताता, तुम लिखो ना यहाँ पे यार कि देखो हमने इंजीनियरिंग में, है ना, तुम्हारे को बोल जरूर रहे हैं हम की पूरा लिखो सिटीजन चार्टर कि इतने लोगों ने एडमिशन कराया, इतने सुसाइड कर लिए। नहीं, किसको नहीं, काय को बंद करना? 7:30 बज गया, फिर चालू कौन करेगा हमेशा के लिए? तो 7:25 का, 7:30 में आने के लिए। तो ये समझ में आ जाए कि आप डिक्लेयर तो करो, मैंने कहा कि हमारे भरोसे मत रहना। एक बार की बात है, मैं यहाँ पर अभी मेरा कोई कलीग ही था, हमसे 1 साल सीनियर ही था, और उसका प्रमोशन हो गया, वो चीफ इंजीनियर बन गया, मैं एसी था उसी ऑफिस में, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो वैसे हम लोग मित्र ही थे, लेकिन चलो ठीक है, अब सर है, सर जैसे बनाते थे। हमने उसको पटाया, देखो मैंने कहा यार बताओ यार, एक बात बताओ, पानी का अपना विभाग है, अपने पास पानी का कोई सॉल्यूशन है? सच्ची बताना। मैंने कहा देखो तुम्हारी 25 साल नौकरी, मेरी भी 25 साल। बोले नहीं है। तो हम पानी बर्बाद कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं? तो घटा ही रहे हैं। तो हमने एक काम करते हैं, अपन एक सभा कर लेते हैं। कैसी सभा करें? मैंने कहा बहुत बड़ी सभा कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। रिगल चौराहे पे मैंने कहा एक बढ़िया बोर्ड लगाते, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या करेंगे उसमें? मैंने कहा अपन 2-4 और प्रोफेसर को बुला लेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के, इसके उसके, और बताएंगे कैसे 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 क्या हुआ, पानी का क्या हाल हुआ, आम जनता को, आम पब्लिक को। तो पहले तो वो हाँ करता रहा, फिर हमने डेट नक्की कर ली कि अब करते हैं एक दिन प्रोग्राम की। उसका उद्देश्य इतना था कि भाई सरकार के भरोसे मत रहो पानी के लिए। तो इस मुद्दे पे वो पहले तैयार हुआ, लेकिन जब डेट हमारी नक्की हो गई तो एक दिन रात में फोन करते, नहीं नहीं अपन ये नहीं करेंगे। क्यों? अरे मैं नौकरी चली जाएगी यार, मैं ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा हल्ला करें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने कहा बताओ तो सही जनता को, जनता तो बैठी रहती है इस उम्मीद में कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी।
और सरकार में तुम और हम लोग बैठे हुए हैं और हम अपना प्रमोशन की चिंता में बैठे हैं और हमको पता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब आंख मार के बात करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, कुछ नहीं होता। चला यार, अभी चुनाव आ रहे हैं 2 महीने, इसके लिए कुछ करो। फिर 1 साल बाद ये हो रहा है, फिर मेरा प्रमोशन होने वाला है, फिर निकालो यार, अभी प्रॉब्लम दूर करो, कहीं से भी लाओ, टैंकर लाओ, ये लाओ, वो ले आओ, है ना। तो सॉल्यूशन नहीं है, बोलो तो सही। मैंने कहा कम से कम जनता को बता दो कि देखो पानी का सॉल्यूशन पानी के विभाग के पास नहीं, जंगल का सॉल्यूशन जंगल विभाग के पास नहीं, एजुकेशन का सॉल्यूशन एजुकेशन विभाग के पास। उससे क्या होगा, जनता को भ्रम तो टूटे। तो आईआईटी वाले लिखे कि भैया हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास इतना % नौकरी है। पिछले कोरोना काल में पता नहीं कितने करोड़ नौकरी चली गई, 12-14 करोड़ से ऊपर चली गई, कोई कहीं खबर ही नहीं है। और तुम्हारे इंस्टीट्यूशन डिग्री दिए जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, डिग्री भी डिग्री। बच्चे माँ बाप सोच रहे हैं अपना पैसा लगा के बस मेरा बच्चा कैसे भी आईआईटी में चला जाए, हो जाए यार एक बार। और वहां देखोगे तो वो जो नौकरियां लगी थी वो भी छूट गई। तो ये अंधेरे में क्यों रख रहे अपन, है ना। तो अधूरा है तो अधूरे को स्वीकार कर लो। तो कम से कम ये तो पता चले कि पूरे होने की कोई बात शुरू हो जाए। सही है कि नहीं? ठीक। सारी फार्मा कंपनी क्या है, एक बिजनेस मॉडल है जो लूट खसोट का मॉडल है ना, भयानक लूट खसोट। सबसे ज्यादा यदि प्रॉफिट मार्जिन कहीं है डिफेंस के बाद इसी में। 1 रुपए की दवा 30,000 रुपए तक बिकती है, 30,000 टाइम्स प्रॉफिट, है ना। डिफेंस के बाद इसी में नंबर आता है। और सबसे ज्यादा करप्शन भी इसी में, डिफेंस सबसे नंबर 1 और उसके बाद सेकंड नंबर फार्मा पूरे वर्ल्ड वाइड। और फिर ऐसी ऐसी दवाइयां बनाते हैं अपन जो कि महा दिक्कतें हैं। तो ये है अधूरापन, ये सब गलतियां हैं। अब वो सब गलतियां नहीं है, आप टाइम से नहीं गए, वहां ढंग से काम नहीं करे, मैं बहुत बढ़िया, तुम बी फार्मा की नौकरी करो, एम फार्मा करो, टाइम से मत पहुंचो, बहुत ही अच्छा है। वो इतनी बड़ी गलती नहीं है, आदर्शवाद की बात नहीं है। 2-4 प्रोडक्ट मत बनाओ और बढ़िया, जैसे तनख्वाह लेते रहो ज्यादा अच्छा है। तनख्वाह भी ले और उसमें बर्बादी भी करो, काय के लिए करना। तो हमारे विभाग में जब भी मीटिंग होती थी बोला इसने काम नहीं करा, वेरी गुड, तुमने कोई काम नहीं किया, ट्यूबवेल खोदने का, बहुत ही अच्छा। मैंने सर इसको इनाम देना चाहिए, है ना। मैं हमेशा ऐसी बात करता था, कम से कम धरती को बर्बाद नहीं किया। तनख्वाह लिया कि लिया पूरी, बोले हाँ लिया। हमने कहा बहुत बढ़िया, तनख्वाह पूरी लेने का काम नहीं करना है। क्यों? तनख्वाह भी लिया गड़बड़ है, फिर काम भी कर दे वहां गड़बड़, दोनों तरफ गड़बड़। कम से कम धरती के साथ तो बर्बादी कम हुआ, नहीं है सही बात। तो सारी मीटिंग हमारे ऐसी चलती थी। मेरे बैठने के बाद कभी भी मीटिंग है ना ऐसी नहीं होती थी जैसी वो डांट वाट होना चाहिए ना कि बिल्कुल तुमने काम नहीं किया, तुम सस्पेंड कर देंगे। अरे अच्छा किया नहीं किया तो कैसा समझ में आया? तो आप क्या करोगे? अभी जिंदगी के सामने बचे है कि थक गए हो? नहीं, अभी तो शुरुआत है। अरे मुझे लगता है खत्म हो है। सच में। नीरज कितने साल के हो गए? 24। बहुत मुश्किल है, 15-16 साल में आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है, पता है? नहीं, ये नहीं पता मुझे। पता है ना, वो घुटने टेक देता काय के सामने कि भैया सिस्टम, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, खत्म। 24 साल तो बहुत बड़ी दूर की बात है। और भी एम फार्मा पोस्ट ग्रेजुएट। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं तुम्हारे से, तुम्हारे को है क्या? नहीं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब तुमको अपने से हो तो देखो, कोई एक लो जलती हो कहीं दिए हुए की, जिसकी संभावना बहुत ही कम है ना। अगर बचा पाओ अपने अंदर वो चिंगारी तो देख लो भैया। इसलिए तो कहा उम्मीद ही खत्म है। अरे एम फार्मा हो गया, IITs हो गया, नौकरी कोई ना कोई मिली जाएगी, और नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलाई, फिर उसके बाद कहानी खत्म। फिर तो एक शेर, भाटिया साहब एक शेर याद आता है, मैं भी कह सकता हूं। इसके बाद देखिए कि यूं ही रख दिया था राहे शोक में कदम, हाय हाय, यूं ही रख दिया था, इंदौरी स्टाइल, राहे शोक में एक कदम, यूं ही रख दिया था राहे शोक में एक कदम,
फिर तमाम उम्र जिंदगी हमको ढूंढती रही। बोलिए अब क्या बचा उसके बाद है ना, ढूंढ रही। उल्टा हो गया कहानी, जिंदगी तुमको ढूंढ रही, कहाँ है कहाँ नीरज कोई मतलब ही नहीं। तो किनारे आगे बेटा, बहुत मुश्किल है। देख लो, समझ लो, गलती से आप यहां पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? गलती से कभी कभी ऐसी खूबसूरत गलतियां हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी खूबसूरत गलतियों में क्या सदुपयोग कर लो, शायद स्पार्क आ जाए कि अब कम से कम योजना तो पूरे की बनाओ यार, योजना तो बना लो। अभी क्या करते हैं हम, हमारी अयोग्यता से हम योजना बनाते हैं, ये सबसे बड़ा घपला करते हैं। अपने साथ अन्याय, अपनी अयोग्यता को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। अब क्या होगा, अयोग्यता ही रहेगी, गलती रहेगी। वो हम क्या कर देंगे, वो अयोग्यता को गार्ड कर देंगे। देखो जी, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जी, तुम थोड़ा ठीक से बात करना। ये करके आप क्या कर दे रहे हो, आप अपनी अयोग्यता को किले में बंद कर दे रहे हो, ताकि वो कभी भी डिफेंड करते रहते हैं, है ना, कभी भी वो मतलब खत्म ना हो। तो अधूरापन का मतलब हो गया कि हमने थक हार के, हमको दिख भी रहा है, लग भी रहा है। देखो अभी 15 मिनट की चर्चा में आपको लग रहा है कि बात तो कुछ सही कर रहे हैं, इतना लग जाने के बाद भी है ना, वो जो घुटने टिक गए ना पैसे के सामने, घुटने टिक गए नाम के सामने, वो खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें थोड़ा साहस चाहिए, है ना। कम से कम करो भैया, योजना तो पूरी बनाओ, एकदम ठाट बाट की पूरी कंप्लीट पिक्चर तो बनाओ कि कैसे होना चाहिए जिंदगी, है ना। डरना क्या के लिए उसमें, ये थोड़ा नहीं कोई जैन का आश्रम है कि यहाँ सब छुड़वा देंगे तुमको साधु बना देंगे, है ना। कुछ भी छुड़ाने वाले नहीं हम तो इतना ही कह रहे हैं कि जवान लोगों को कम से कम योजना तो कंप्लीट बनाओ। अधूरी योजना काहे के लिए बनाना, बरोबर है। ठीक। तो सही का मतलब क्या, पूरी योजना, वो सही की बात है। जो ईमानदार हैं वही सही योजना बना सकते हैं। बता रहे वही बताने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई साल से। आप सही योजना का मतलब, आपको आपकी आवश्यकता क्या है। एक आवश्यकता आपकी शारीरिक है, एक आवश्यकता आपकी मानसिक है। मानसिक में फिर आध्यात्मिक भी है, भावनात्मक भी है, लक्ष्य की भी है, और ईमानदारी की भी है, और जिम्मेदारी की भी है, और ये सब आपकी वैचारिक आवश्यकता है। इनके लिए भी तो योजना बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कैसे पूरी होंगी ये। समाज में आप एक सम्मानजनक नागरिक बनना चाहते ही हो, उसका क्या तरीका होगा, तो सबके लिए योजना बनाओ ना। तो योजना अधूरी हम बना लेते हैं, इसी का नाम हो गया गलती। गलती क्या हो गया, अधूरापन। ठीक है। अब पूरे में अधूरा समा जाता है। अब देखिए क्या बात है ना, अधूरा इतना है और पूरा इतना है। ये अधूरा इसमें समाता है, कोई लड़ाई थोड़ी है उसकी, तो उसमें है ही जुड़ावा। तो गलती से अपना कोई विरोध ही नहीं है। देखने का नजरिया ये बदल जाए कि गलती बराबर अधूरापन। एक बच्चा वो भी सुखी होना चाहता है, आप भी होना चाहते हैं, उसको लगता है कि टॉफी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। ये उसका सोचने का तरीका गलत है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अधूरा है, क्योंकि टॉफी से कोई सुखी नहीं होता, इतनी तो बात है। बड़े भी कुछ ऐसे करते हैं। तो अभी हमको पूरा समझ में आ गया, तो वो अधूरा उसमें जुड़ा ही रहता है। उसका कोई इसमें द्वेष नहीं है, लड़ाई नहीं है, कंपटीशन नहीं है, क्रांति नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। बात समझ में आई रामलाल, क्या समझ में आई कि हर अधूरा पूरे होने के लिए, तो उससे कोई आपका द्वेष नहीं बनता कि ये तो पूरा ही नहीं होना चाहता, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि वो अधूरे में तो हम खुश ही नहीं है, तो हम सभी उसको पूरा ही करना चाहते हैं। तो अब कोई अधूरा है, उससे हमारा क्या द्वेष, कोई गुस्सा नहीं उससे, क्या गुस्सा उससे, कोई द्वेष की बात ही नहीं बनती है। क्योंकि वो हर अधूरापन पूरे होने के लिए ही है, बेताब है, दौड़ेगा भागेगा। बराबर है ये बात। तो कंप्लीट योजना बनाए, पूर्णता की योजना बनाए।
तो जब पूरा समझ में आता है, पूरे की योजना बनाते हैं, तो अधूरा उसमें रहता ही नहीं है, समाया रहता है। इसीलिए जब आपको पूरा पता लग जाएगा तो आप अधूरे में काम क्यों करोगे? आप क्यों करोगे? आप बताओ, अधूरा काम करना चाहते हो आप? आपको पूरा नहीं पता है इसलिए अधूरे में काम चला रहे हो। मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है वो। आज नौकरी करना है, व्यापार करना है, हमारी अधूरेपन के कारण क्या है? मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। बात समझ गए? तो अब हमारा देखने का तरीका कैसा हो गया? हर अधूरे को पूरे के लिए देखना है। तो जब मैं पूरे के साथ योजना बनाऊंगा तो अधूरे के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है। अधूरे ना बड़ा गड़बड़ कर दिया, बड़ा पाप कर दिया, बड़ा अत्याचार कर दिया, बड़ा ये हो गया जी, बड़ा वो हो गया जी, वो अधूरापन है। कोई शरीर से सुखी होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, वो अधूरा सोच रहा है। शरीर तो हमारे साथ भी है, उसके साथ भी है ना। जब हम भी अधूरे, वो भी अधूरा, तो दूसरे के अधूरेपन पे हमको गुस्सा आता है। जब हम पूरे और कोई अधूरा, तो दूसरे के अधूरे होने पर हमको क्या आता है? अरे ये भी पूरा होना चाहता है, इसको पता नहीं है। वो 4 विषय 5 संवेदनाओं में सुख को ढूंढ रहा है। अच्छा, और नहीं तो कहां जाए वो? मिनिमम ज्ञान ही सुख है। ज्ञान क्या है? ज्ञान को दुख का कारण नहीं है ना। तो ज्ञान ही सुख है, तो ज्ञान का प्रकटन हो रहा है। अधूरा ज्ञान क्या होता है? ज्ञान भी अधूरा होता है क्या? ज्ञान अधूरा नहीं होता। इतना होता है कि यदि 4 विषय 5 संवेदनाओं का ज्ञान हमको है, उससे हमारे पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं पड़ता उससे। तो अधूरा का मतलब ये है, पहले ये ध्यान में रहे कि ज्ञान बराबर सुख। तो 4 विषय 5 संवेदना का जो ज्ञान हमको रहता है, ये ज्ञान से हम जो सुख पाना चाहते हैं वो पूरा नहीं पड़ता है। यही अधूरापन है। 4 विषय 5 संवेदना के लिए हम क्या करते हैं? नौकरी और व्यापार, नौकरी और व्यापार। नौकरी और व्यापार से अधिकतम क्या हो सकता है? 4 विषय 5 संवेदना पूरी करके क्या कर सकते हैं? है ना, सुविधा और संग्रह। इस साल कितना इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल कितना किया, यही काम रहता है अपना। इस साल कितना किया, अगले साल कितना किया। जैसे हमारे जितने दोस्त मित्र होते थे, क्या हुआ इस साल, कैसा रहा? का मतलब है कि आपने 1 प्लॉट लिया, 2 फ्लैट लिए, क्या लिया बताओ? ठीक रहा? नहीं, बढ़िया ही रहा, कोई ज्यादा नहीं रहा। साल थोड़ा ऐसे ही रहा, बहुत होता है, ठीक है। फिर भी क्या रहा? कोई नहीं, अब हो गया 1 करोड़ का। अच्छा, है ना। तो कुछ नहीं हुआ मतलब वो। जैसे अभी हम गए थे, बोले था ना 1 करोड़ के तो हो जाता है। खेती में भी 1 करोड़ का हो जाता है, यही गांव में अभी मिल के आए, है ना। थोड़ा खर्चा होता है उसमें, लेकिन 1 करोड़ का हो जाता है गांव में, है ना। और उसके बाद उनका मकान देख के आए भैया लोग अभी, है महल जैसे, और व्यापार अलग चल रहा है और सब अलग। तो अब सुविधा संग्रह ही उपलब्धि है। सुविधा संग्रह उपलब्धि। हर साल कितना इन्वेस्टमेंट किए? नहीं। अब ये जो प्लान है, ये प्लान अधूरा प्लान है। तो आप क्या हो गया, जब अधूरा प्लान में चल रहे हो तो क्या हो गया? देयर इज ए लैक ऑफ ईमानदारी। ईमानदारी का अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि समझदारी का अभाव है ना। समझदारी नहीं थी, ईमानदारी। जिम्मेदारी बहुत निभाते, 4 विषय 5 संवेदना में जिम्मेदारी की कमी नहीं। देखिए कितना दुर्भाग्य, आदमी भ्रमित मानव में अभी देखेंगे तो जिम्मेदारी की कमी नहीं है। बहुत जिम्मेदार होने का बहुत सिंसियर एफर्ट लोग मारते रहते हैं, और ऐसे सिंसियर एफर्ट कहाँ जा रहे हैं? बर्बादी की ओर। क्यों? क्योंकि अधूरे ज्ञान में क्या हो गया? जिम्मेदारी का मेरा मतलब यही है कि एफर्ट सिंसियर मार रहे हैं, खूब लगे पड़े, रात दिन लगे पड़े, रात दिन मेहनत में कमी नहीं, ऐसा कह सकते। जिम्मेदारी बोलना ठीक नहीं है,
मेहनत बहुत कर रहे हैं। 4 विषय 5 संवेदना में क्या हो रहा है, सुखी हो नहीं पा रहे हैं इसमें। ये जीव चेतना की तो बात ही हो रही है, सुखी हो नहीं पा रहे हैं। जब सुखी नहीं हो पाते हैं तो क्या करते हैं। अब एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ा हो ही नहीं सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, क्यों नहीं होंगे, है ना। अरे एक पत्थर तबीयत से उछाल के देखो यारों, आसमान में भी छेद हो सकता है। हैं? हाँ, वो एक मांझी पता नहीं क्या पगला घूम रहा था, वो अकेले पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दे। कितना, 18 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का पूरा पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दे भैया। हो गया तो एक आदमी क्या नहीं कर सकता, उसकी कथा कहानी चल रही। तो कथा कहानी का क्या मतलब निकला, सुखी नहीं हो पाते तो आप मेहनती हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग। कहाँ बुराई सर, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा ही क्या है बताओ। हार्ड वर्क शुरू कर देते। माइक ले लो, माइक। उसने अपनी मेहनत के द्वारा इतना कंस्ट्रक्टिव काम किया, एक पाथ बना दिया, हजारों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ये तो अच्छा ही मानी जाएगी। पूरा किया अधूरा काम किया। रोड बन गया तो पूरा ही हो गया, उसका काम तो हो गया। जो सरकार नहीं बना पा रही थी, जो सारा गांव मिलकर नहीं बना पा रहा था, गांव को क्या मिला, लोगों को क्या मिला, ये पूरी सुविधा मिल गई निकलने की। बनमैन एफर्ट पूरा गांव नहीं कर पाया, बनमैन एफर्ट, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। सराहना तो कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक कर रहे थे कि मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, सुविधा मिली, लेकिन प्रोग्राम क्या था, अधूरा, क्योंकि समझदारी नहीं है, ईमानदारी का भाव है। इतने रोड पहले से बन गए, लोगों का कल्याण हो गया था नहीं, उस पर्टिकुलर विलेज की प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो गई। अच्छा, पूरे विलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो पाथ था, है अदरवाइज बहुत बड़ा राउंड लगा करके आना पड़ता था, और उसमें उसकी पत्नी मर गई थी, इस चक्कर में वो डिले हो गया। तो इस चक्कर में डिसीजन ये बताओ, उस गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, ये वाली हो गई, पाथ क्लियर हो ये वाली क्या होता है, और तो गांव के लोग प्रॉब्लम फ्री हो गए, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उसमें और लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, बस यही है। आप बताओ रास्ता, बता तो रहे। अधूरा प्रोग्राम है ना, गांव के भला चाहते हैं, बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कामना अच्छी है। प्रोग्राम पूरा है कि अधूरा। प्रोग्राम की लिस्ट थोड़ी थी उसके पास, वो तो बिना पढ़ा आदमी था। अधूरा है कि नहीं। हाँ, इतना कष्ट हो रहा बोलने में। नहीं, हम तो उसके साहस को अरे यार, साहस को तो मत, साहस को कौन मना कर रहा, मूर्खता ही साहस है, उसका अवमूल्यन नहीं करना चाहते हम। बताया ना, हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का मतलब होता है जब सॉफ्ट वर्क नहीं होता तो हार्ड वर्क शुरू हो जाता है। आप ये बताओ, ये पूरा प्रोग्राम किया उसने गांव के सुखी होने के लिए, अधूरा है। इंटेंशन तो यही था कि गांव के लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा। हुआ क्या, हो गया ना, जो काम तो हो ही गया। चलो, हम उसका डिवोल्यूशन क्यों करें, हमको क्या अधिकार डिवोल्यूशन करने का, हमको तो, लेकिन ये अधिकार तो है ना, सही मूल्यांकन करें। सक्सेना साहब, आप ही लौट के आओ, आपने जीवन उद्योग के शिविर किए हैं, परिचय शिविर किए हैं, विकल्प याद करेंगे, अभी आएगा आपको, याद आ जाएगा थोड़ी देर में। आप ये बताओ, ये प्रोग्राम पूरा था कि अधूरा। अब टोटलिटी में तो अधूरा मान सकते हैं। इतनी कष्ट क्यों हो रही है आपको, हम उस अवमूल्यन हो रहा था ना, वो नहीं करना चाहता था मैं। अरे वो अपने घर में बैठा है, उसका मूल्यांकन कर दोगे तो आप उसको कोई इनाम मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन यदि आप उसका गलत मूल्यांकन करोगे तो आप को पाप लगेगा। क्या पाप लगेगा आपको, आपकी जागृति रुकी रहेगी। प्लान पूरा था कि अधूरा, फिर से पूछता हूं। उसका प्लान तो सिर्फ रोड बनाना था। पूरा था कि अधूरा, पूरा था उसका, और उसका डिसीजन यही था। फिर छोड़ो, फिर गाय के लिए यहाँ बैठे हो, गाय को अध्ययन शिविर कर रहे हो। जब वही प्लान पूरा था तो आप भी कोई बढ़िया पकड़ लो, कुछ भी बात करना सकते ना साहब। वो कहाँ रिलेशन में आ रही है, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। हम पहाड़ी पकड़े हैं, वो इससे रिलेट कहाँ हो रही है। तो जब पूरा प्लान था तो आप पूरा प्लान करोगे कि अधूरा प्लान करोगे जिंदगी में।
तो पहाड़ी पकड़ो ना कोई, यहाँ काहे बैठे टाइम खोटी कर रहे हो। पहाड़ी क्या करें? अरे जब उसका प्लान पूरा था तो आप भी पूरा प्लान पकड़ोगे, अधूरा प्लान पकड़ोगे? उतना हार्ड वर्क हम नहीं कर सकते। हाँ तो क्या मतलब, हाँ इसीलिए नहीं कर सकते कि आपको पता चलता है। देखो क्यों नहीं कर सकते, तो आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि आ रही कि मैं रोड बना भी दूंगा तो क्या हो जाएगा इन पगलों का, उसी रोड पर टकरा के मरेंगे। और हमने 40 साल लोहे से लड़ाई की है, वो ही हमारे लिए बहुत कड़वा काम था। हाँ तो लड़ते रहो। पूरा प्लान था क्या अधूरा? उस वक्त देखो ये 24 साल में बेचारा भी हाँ कर पाया कि अधूरा प्लान है। आप 70 साल में भी हाँ नहीं कर पा रहे हो। कितने साल के हो गए? 65, 70, 71। बच्चे कितने? अब आप करो कैलकुलेट कितना हो रहा है। हमें क्या पता, ऐसे आदमी का तो एक दिन नहीं बचना चाहिए। जीवन विद्या तो जिसको अभी तक यही समझ में ना आए कि अधूरा क्या पूरा क्या, उसको काहे के लिए जीना चाहिए। जाने के पहले एक दिन बचाओ, क्या पता, कम से कम ये तय कर लो कि वो प्लान आपने जो भी लोहे के साथ सिर फोड़ी करी वो प्लान भी आपका अधूरा ही था, हाँ या ना? हम तो ना नहीं कहेंगे, हम तो हाँ कहेंगे। ठीक है। हाँ तो मैं भी तो हाँ ही करा रहा कि अधूरा था। अधूरा नहीं था, पूरा था वो। हाँ। अच्छा कैसे पूरा था, क्या मिलता था उसमें? क्या उसमें क्या चीज मिलती थी, आउटकम क्या था उसका? आउटकम ये था कि हजारों आदमी दिल्ली से चले बॉम्बे पहुंचे, बराबर उनको पास मिला, बराबर उनका टाइम ओहो वो सब आपके कारण हुआ। तो वो हमारा उसमें सहयोग नहीं था। अब देखो मैंने ये कहा था अभी देख लो वो सब पहुंच गए दिल्ली, वापस भी आ गए घर को। और दिल्ली का क्या हाल हुआ। तो देखो पहले तो ये समझ लो सक्सेस था, अभी भी टाइम है, क्या पता। हम जो भी काम करते हैं उसके दो बेनिफिशियरी होते हैं, एक मैं स्वयं और एक पूरी दुनिया। समझ गए? तो यदि मेरा कोई प्लान अपने में अधूरा है, कोई भी एक प्लान हो, यदि वो अपने में अधूरा का मतलब क्या होता है कि यदि यहां पे बेनिफिट होता है तो यहां पर नहीं होता है, यहां पे कुछ होता है तो यहां पर नहीं होता है, ये इसका दिक्कत है अधूरे का प्लान का, ये मतलब। फिर मैं में भी दो मुद्दे आते हैं, मैं और शरीर। फिर आप में भी एक परिवार भी आता है, तो कहीं पर भी वो पूरा नहीं पड़ता। एक तरफ आपको लगता है कि लोग अपने दिल्ली पहुंच गए, बहुत अच्छा पहुंच गए भाई, है ना, तो आपको लगता है बढ़िया हो गया, आपने पहुंचा दिया, आपको तनख्वाह मिल गया, हमको लगा दोनों विन विन सिचुएशन हो गए। लेकिन उस सैलरी से आप भी संतुष्ट नहीं हो पाए। क्यों? आपको सैलरी हमेशा कम पड़ती रही, और बढ़ जाए चलता रहा। क्यों? क्योंकि अब आप याद करो, वापस मनुष्य की आवश्यकता दो हैं, एक समाधान रूपी आवश्यकता और एक सुविधा रूपी आवश्यकता। तो हम किस पे काम करते रहे अभी तक, इस पे कि इस पे? तो आप सुविधा के लिए काम करते रहे तो उससे आपको भी कोई सुविधा मिली और दुनिया को भी कोई सुविधा मिली। आप अपने समाधान पे काम नहीं कर पाए तो इसमें आपको भी समाधान नहीं हुआ और परिवार को भी नहीं हुआ और दुनिया को भी नहीं हुआ। तो ट्रेन में बैठ के भी लोग परेशान हैं। जब हम जीवन विद्या जानते ही नहीं थे, समाधान कहां से जान लेते? तो भाई तो इस स्वीकारने में अपने को क्या जाता है कि हमने अधूरी समझ थी, अधूरी योजना बनाई, अधूरा काम किया, अधूरा परिणाम आए। चलो ठीक है, मान लिया। इतना दर्द से मान रहे आप, कोई बात नहीं, दर्द से मानो, खुशी से मानो, मानो तो सही, ताकि अगला स्टेप ठीक हो जाए। ठीक है? तो वो पहाड़ी बनाया, खोदा, अच्छे काम किया होगा, मेहनत किया, लेकिन वो काम पूरा तो नहीं था, अधूरा था। अभी वो किसी योजना के तहत होता, समाधान और समृद्धि दोनों की योजना के साथ होता, उसमें आवश्यक होता तो ये भी करते, लेकिन लार्जर विजन कुछ नहीं है उसके साथ। तो लोग ये गांव का रोड है, जब हम शुरू किए, है ना, जब यहाँ पे आए तो ऐसा रोड था ना, और कभी भी कोई कार सामने से आती थी तो आपको एक टायर नीचे उतारना पड़ता था, ऐसा, इसी में रोड ऐसे था। अभी 4 लेन हो गया, गांव के लोग सुखी हो गए, हाँ या ना? सुखी हो गए। अभी 6 लेन होने वाला यही, तो सुखी हो जाएंगे, है ना? तो इतने रोड की जरूरत भी थी क्या? फिर इतने रोड की जरूरत क्यों पड़ गई? पूरे गांव के लोगों को शहर जाना है। क्यों भैया? समाधान नहीं है यहाँ पर, खाने को बहुत सारा है, जिनके घर में हो गया उनके घर में बहुत सारा खाने को, उनके बच्चे शहर में जाकर रहते हैं, 20,000 की नौकरी करते हैं, यहाँ पर करोड़ों खेती होती रहती है, बिजनेस होता रहता है, लेकिन फिर क्या, मजा नहीं आ रहा, तृप्ति नहीं है, समाधान के बारे में हम बात ही नहीं कर पा रहे।
फिर से सब भूल गए अपन। मानव में 2 आवश्यकता है, एक तो मनाकार और दूसरा है मन स्वस्थता। तो मनाकार में आया कि मेरी पत्नी मर गई, रोड नहीं था तो मैं रोड बना दूंगा, मनाकार में आ गया, बना दिया। मन स्वस्थता के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो पहले ही कहा, आपने शायद सुना नहीं, यदि अस्वस्थ मन से कोई भी मनाकार आएगा तो कैसे वो सार्थक हो जाएगा, वो क्या उपकारी होगा, वो होगा कभी? वो तो अस्वस्थ मन से है, उसकी बीवी मर गई, दुखी है, उसे पहाड़ पे अत्याचार टूट गया, बीवी मर गई, उसके बदला निकाला पूरे पहाड़ से, है ना, कोई मतलब नहीं है। तो जब भी हम मन स्वस्थता को नहीं छुए रहते हैं, केवल मनाकार पे काम करते रहते हैं, वो कभी भी अस्वस्थ मन से उचित मनाकार आते ही नहीं है। इस प्रकार से दिक्कत में हम फंस जाते हैं। क्या दिक्कत में फंस गए? जब मन स्वस्थ नहीं है तो मनाकार में कोई अच्छी योजना आ ही नहीं सकती है। चैलेंज सर, पूरे दिल्ली, पूरे महानगर, पूरे सब शहर को हम बर्बाद करते जा रहे हैं। क्यों? सारे के सारे जो योजना बनाने वाले लोग हैं वो अधूरी योजना, वो भी अस्वस्थ मन, खुद परेशान, संग्रह की मानसिकता, लालच की मानसिकता, नाम की मानसिकता से ग्रसित होकर कोई मनाकार उपजता है। मैं बना दूंगा रेलवे, इंडिया में चलेगी कौन सी ट्रेन? बुलेट ट्रेन, है ना। ये मनाकार तुम्हारा ये अस्वस्थ मानसिकता का है। वही तो हम भी करें। आपको हम जानते हैं, कभी कभी स्टेशन चेंज हो जाता वापिस। तो ये ठीक से समझ लो कि ये अधूरी योजना है। आप कुछ कह रहे थे बेटा, बोलो। उसकी योजना अधूरी क्यों है? योजना इसलिए अधूरी है, बुलेट ट्रेन इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम। फिर से वही आ गया गणित। What is important for everywhere, for every people of the planet Earth? समाधान और समृद्धि। पहले क्या आवश्यकता है? समाधान। हाँ, वो तो उसमें आ जाएगा। किस बुलेट ट्रेन में आ जाएगा वो? नहीं, उसमें फिर बुलेट ट्रेन नहीं आती है समाधान में। अरे जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे ना, क्यों नहीं आती? आप पहले से क्यों तय कर रहे हो? जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या जरूरी है? अदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है। और दूसरे मानवीय बेसिक जो प्राइम नीड्स हैं। हाँ, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। हेलो, रोटी कपड़ा मकान प्राइमरी नीड है कि समाधान प्राइमरी नीड है? तो समाधान भूखे पेट होता है क्या? तो पेट भरने से समाधान होता है क्या? फिर तो कुछ भी नहीं होता। आप बताओ ना। क्या? हाँ बोलो तो, क्या होता है या नहीं होता है समाधान? हाँ, पेट भरने से हो जाता है? नहीं, पेट भरने से भी नहीं। पेट भरने के बाद रेस्ट लो 1 घंटे का, फिर आएगा समाधान। चलो, आज है ना, वो हमारे जमाने में एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था, पता है? कभी उसमें लगाओ रेडियो सिलोन तो कहीं दूसरा रेडियो स्टेशन लग जाता। तो आज स्टेशन चेंज है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाने वाली गाड़ी 6 से जा रही है, बम्बई जाने वाली गाड़ी दिल्ली की तरफ चल दी है। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे? बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ, उसकी योजना अधूरी क्यों है? क्योंकि मनुष्य की नीड क्या है? क्या नाम है आपका? संदीप। आपकी क्या जरूरत है बताओ? आपकी जरूरत लिखाओ, फटाफट जल्दी जल्दी लिखाओ। पैसे है तेरी की। कितने? सर जितने मिल जाए। यहाँ रखे, रुको, अभी ले गया कोई तुम्हारे जैसे? नहीं रखे हैं। ये पकड़ो। हो गई? नहीं सर। क्यों? उसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा मतलब? वो तो चल देंगे भी नहीं। सिक्का नकली है? 1 रुपया 2 रुपये कौन लेता है? 10 का नोट दिया सर। कितने % प्रॉफिट हुआ? मतलब सर आपको 10 रुपए दिया, कितना % प्रॉफिट है? हमारा तो 100% है, कुछ भी नहीं लगा। सब 10 कौन से क्लास के स्टूडेंट हो? MBA सेकंड। यार मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा दूंगा स्कूल वालों ने। जब तुमने कुछ भी नहीं दिया, तुमको 10 रुपए मिला, तो कितने % है? तो पूरा हुआ सर, मेरा कुछ भी नहीं लगा, मेरे को 100% प्रॉफिट हुआ। लगा तो एक भी नहीं ना। 100% नहीं, इन्फिनिटी % है।
कैसे सर? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? है ना, आपको मिले 10 रुपए और दिए आपने 0। जब कभी भी किसी भी अंक में 0 का भाग देते हो तो कितनी बार देते जाओगे? कितनी बार दे सकते हो? 0 है सर, अनंत। कितनी बार दे सकते हो? अनंत। बिल्कुल सही बात, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। तो कितना गुना प्रॉफिट हो गया आपको? इन्फिनिटी। कोई दुनिया का बिजनेस करोगे जिसमें इन्फिनिटी का प्रॉफिट होगा? करके दिखाओ एक। तो तुमको इन्फिनिटी प्रॉफिट दिया, तुम बोले कोई काम का नहीं। आप कौन सा बिजनेस करोगे जिसमें इन्फिनिटी प्रॉफिट है? केवल एक ही बिजनेस है। क्या सर? है ना, वो एक ही बिजनेस है, 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक बिजनेस 2 प्रकार से। एक तो आशीर्वाद देना शुरू कर दो, जो आएगा इन्फिनिटी प्रॉफिट है, गया तो कुछ भी नहीं। आशीर्वाद तो जाता कुछ भी नहीं है, आशीर्वाद में कुछ जाता है उधर नहीं, उधर से 1 रुपए भी आ गया तो इन्फिनिटी प्रॉफिट। ठीक। दूसरा इसी का एक और दूसरा प्रकार है, बंदूक गोली उड़ा दो, निकालो माल, जितना है। गोली भी देना मत, 27 रुपए की आती है आजकल, तो इन्फिनिटी प्रॉफिट। 27 डालते से क्या हो जाएगा, वो फिर वो गुना में आ जाएगा। तो इन्फिनिटी प्रॉफिट। तो इन्फिनिटी प्रॉफिट के बाद ही तुमको तृप्ति नहीं है, तुमने उठाया नहीं अभी तक, पता नहीं कितना गिरा सर। तो ये समझ लो, कोई नौकरी में, कोई व्यापार में इतना प्रॉफिट नहीं जितना मैंने आपको दिया, लेकिन आपको लग रहा है ये तो इससे कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो आपकी जरूरत पैसे की है, ठीक है पैसे की जरूरत, मान लेते हैं। पैसे से क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या क्या करोगे? जो भी नीड होगी सर, सबसे पहले बताओ ना, लिखते हैं ना यहाँ पे। जैसे चलिए सर, खेती करना है हमको, सोलर पैनल लगवाने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है और एमपी में वैसे भी कोयला नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं अपने। ठीक। फिर तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे लगेंगे, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। हाँ। 3.5 लाख रुपए खर्चे होंगे। ओके, तो उसमें 70% दे रही है शायद। ठीक। फिर क्या होगा? तो वो जो भी लगेगा तो पैसे सर फार्मिंग करेंगे। फिर क्या होगा? जो भी आएगा सर मार्केट में सेल करेंगे। फिर क्या होगा? पैसे आएंगे सर। फिर पैसे क्या करोगे? फिर से लगाएंगे सर खेती में। फिर उससे क्या होगा? फिर से खेती वही करेंगे सर। फिर जो भी प्रॉफिट आता जाएगा सर, मेरा होता जाएगा। फिर क्या करोगे? वही सर, रोटेशन चलता रहेगा। तो पैसे चाहिए कि तुमको सामान चाहिए? सामान के लिए तो सर पैसा चाहिए ना। तो पैसे चाहिए कि सामान चाहिए? दोनों ही चाहिए। पैसे सामान के लिए चाहिए। हाँ सर। पक्का हो गया ना? तो आपके जीने के लिए क्या चाहिए? सामान चाहिए कि पैसा? सामान चाहिए सर। एक चीज तय होगी, पैसा नहीं चाहिए, सामान चाहिए। जी सर। आज की दुनिया में पैसे से मिलता है, इसलिए आप बोल रहे हो कि पैसा चाहिए। जी सर। वस्तु तो आपको पैसा नहीं चाहिए, सामान चाहिए। कोरोना में क्या हुआ? लोगों के पास पैसा बहुत था, फिर भी कुछ काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि सामान नहीं मिली सर। तो जरूरत जरूरत की चीज क्या है? पैसा के सामान। सामान सर। तय कर दे। यस सर। तो आपकी जरूरत क्या है? पूरी योजना बनाने, तो आपकी जरूरत सामान की है। यस सर। और ना कि पैसे की है। तो सर उस सामान को लेने अरे के अभी लिए पैसे रुको, लगता है। थोड़ा रुक जाओ यार। ये तो तय हो जाए कि ना बाप बड़ा ना भैया, कम से कम रुपया आप बोल रहे थे, उसको चेंज कर देना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सामान। कुछ तो बदले नियम। अब सामान चाहिए। अब सामान मिलने का क्या तरीका होता है? कोई भी कुछ भी लेंगे तो आजकल कोई फ्री में नहीं देता है, उपदेश भी फ्री में नहीं तो देते लोग हैं। फ्री में देते हैं, तो इसलिए सामान है। इसीलिए आपको लोग फ्री में नहीं देते, इसलिए आपको पैसे चाहिए। और आपने जैसे अभी यहाँ खाना खाया, हाँ। कितने पैसे दिए? 250 दिए? हाँ दिया। हाँ, तो फिर तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारा सामान जो है का स्रोत पैसा है। ये सारा सामान कहां से आता है? ये आता है धरती में से, और धरती के साथ जुड़ गई आदमी की मेहनत। तो एक कदम और आगे चले गए जी सर। कि अपन ने पैसे नहीं चाहिए, सामान चाहिए। और सामान कहां से आता है? मेहनत। धरती से, धरती से, मेहनत से। आपको धरती हमेशा चाहिए। क्या सर? अरे धरती ऐसी बनी रहना चाहिए कि नहीं बनी रहना चाहिए? हाँ बनी रहनी चाहिए सर। चाहिए। ये बात ठीक हो गई। अब क्या इतने से काम चलता है? नहीं चलता सर। फिर क्या चाहिए? सर उसके लिए भी तो उसके लिए अब आपको मैं बताता हूँ क्या चाहिए। उसको आपको सम्मान भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, सामान भी चाहिए, और सम्मानजनक जिंदगी भी चाहिए। जी सर। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। है ना? अब पूरी योजना हो गई। आपको विश्वास पूर्वक जीना है।
आपको स्नेह पूर्वक जीना है, आपको कोई लक्ष्य पूर्वक जीना है, आपको कोई उपयोगिता चाहिए, जिंदगी कोई उपयोगिता चाहिए, ये भी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक नीड है हमारी जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नीड, समझ गए? और एक नीड है हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं भाव नीड। तो सामान भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, भाव भी चाहिए। ये हो गई पूरी की योजना। जी सर। तो अभी तक आपने जो योजना बनाई है वो इसकी बनाई है कि इसकी बनाई है केवल? अभी तक तो केवल इसकी। तो ये इसी को कह रहे हैं अधूरा है। क्या अधूरा है कि पूरा? अधूरा है सर। हो गया ना? तो कैसे बनाना चाहिए? पूरी योजना बनाओ। सामान भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी सर। लेकिन सम्मानजनक तरीके से चाहिए या अपमानजनक तरीके से चाहिए? सर एक स्टेज होता है, स्टेज के बाद ही तो आता है सब चीज ना, तो जैसा इसीलिए नहीं आएगा। अरे एक स्टेज के बाद थोड़ी तय करेंगे, पहले से तय करेंगे ना। मान लो हमको लगा कि एक 2 मंजिल छत बनने के बाद तीसरी मंजिल के बारे में सोचेंगे, जी सर। ऐसा होता है क्या कि हमको पहले तय करना पड़ता है कि 3 मंजिल बनानी, 4 बनानी, तो फाउंडेशन ठीक से उठाएं? क्या करना पड़ता है? तो फाउंडेशन नीचे से अच्छा उठाएंगे सर तब तो आगे। तो फाउंडेशन वर्क करते हैं ना। जी सर। तो फाउंडेशन में ये उठाओ कि आपको आपकी जिंदगी जीने के लिए आपको सामान भी चाहिए और अकल भी चाहिए। ये अगर दोनों चीजों को जोड़ोगे, इसमें क्या क्या चीज लिख दिया अकल में, एक छोटा पढ़ के देख सकते हो। सम्मान, विश्वास, स्नेह, जिंदगी को लक्ष्य, उपयोगिता, ये भी चाहिए। क्या ये सब इससे आ जाता है? क्या ये सारा कुछ इससे आ जाता है? नहीं आता सर। बस तो खत्म हो कहानी। अब पूरी योजना क्या बनाएंगे? इसके लिए भी योजना बनाओ, इसके लिए भी योजना बनाओ। जी सर। तो अगर गांव वालों के लिए भी बनाओगे, पूरे गांव को सुखी रखना है, तो केवल इससे हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर। अधूरी योजना, जी। अधूरा कार्यक्रम। पूरी योजना, पूरा कार्यक्रम। अब समझ में आया? तो उसने जो भी सर उसका जैसे योजना है तो एक दिन तो बना नहीं पाएंगे हम पूरा। अरे योजना तो पूरी बनाओ। योजना तो बना सकते हैं सर पूरा। तो पहले योजना तो ठीक से बनाओ, फिर 1 दिन में हो, 2 दिन में हो। अभी भी कौन सा 1 दिन में आप क्या अधूरी योजना को 1 दिन में पूरी कर ले रहे हो क्या? वो अपने में अधूरी है, उसको भी करने में कुछ समय लगता है, उसकी बात आगे करेंगे, जी। है ना। लेकिन हमारी योजना तो ठीक हो। तो अब योजना ठीक नहीं है तो समझदारी ठीक नहीं, इसलिए ईमानदार नहीं है, अपने प्रति ईमानदार नहीं हम। आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, आप अपने को धोखे में रख रहे हो। अपनी जिंदगी के लिए अधूरी योजना बनाकर आते हो, ये आपकी अपने प्रति ईमानदारी का संकट है, मेरे प्रति नहीं है। कैसे सर? अरे आपको सम्मान भी चाहिए और आपको सामान भी चाहिए, और आप केवल सामान के लिए योजना बना के बैठे हो कि मेरी पूरी जिंदगी सामान को पाकर मैं सुखपूर्वक जीवन को गिर गया। नहीं सर, कोई नहीं। ठीक, तो ये अधूरी योजना बना के आप अपने को कंफ्यूज करो ना भाई। बात समझ में आई? जी सर। तो अपने प्रति ईमानदार हो क्या? अभी नहीं हो। है सर। कैसे होगे ईमानदार? जब 2 योजना को पूरे बनाओ, एक पक्ष को छोड़ ही दोगे। नहीं सुन पा रहे हो? ईमानदार आदमी क्या होगा? दोनों पक्ष का ध्यान रखेगा। जी सर। आप ईमानदार होना चाहते हो तो क्या करोगे? दोनों का ध्यान रखोगे। और अगर एक ही पक्ष का ध्यान रखा तो क्या होगा? अपना प्रॉफिट देखेंगे और क्या होगा। नहीं, आप ही को 2 तरीके से चीजें चाहिए। सुनो थोड़ा ध्यान से। केवल एक तरफ की योजना बना लोगे, अधूरी योजना, ये ठीक है आपके लिए? नहीं है सर। यही कह रहे। ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ। थैंक यू। चलो वापिस समझ लेते हैं, वापिस लौट के आओ। सक्सेना साहब ठीक से बिठाओ उसको। तो क्या मतलब निकलेगा? इसको ठीक से समीक्षित करो कि ट्रेन में आपने सबको बिठा के रवाना कर दिया दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देने के लिए। वो अधूरी योजना थी कि पूरी योजना थी? अधूरा काम। हम सब अधूरा काम करें, बच्चे पैदा कर लिए और हमारे पास जिम्मेदारी है नहीं उनको समझदार बनाने की। अधूरा कार्यक्रम, अधूरी योग्यता। फिर उसको हम खिला पिला के बड़ा करके है ना डिग्री विग्री दिला दिए, वो भी अधूरे के लिए तैयार हो गए। और ऐसे हम अधूरा का अधूरा, अधूरे में अधूरा, तू अधूरा, और ये अधूरा अधूरा करते जा रहे हैं। भैया पूरे का मॉडल ही नहीं था, पहले किसी के पास नहीं था। तो मैं थोड़ी कोई आपकी गलती निकाल रहा हूँ। वो जो चल रहा था उसी को हमने भी स्वीकार किया। अब तो स्वीकार कर लो कि वो अधूरा था। हाँ वो तो था ही। हाँ, और कब चैनल आगे सेट हो गया अब। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ से ट्यून हो गया, वापिस चलते आगे। तो अभी दुनिया सरकार क्या कर रही है माइक में बताओ? सरकार पूरी योजना बना रही है अधूरी? सरकार तो बिल्कुल ही अधूरी बना रही है। और रेलवे डिपार्टमेंट पूरी की अधूरी? नहीं, पूरी अधूरी। अधूरी। और राज्य शासन? सभी टोटल
सब अब सब अधूरे हो गए। ठीक हाँ, बात। हाँ। कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, हाँ, कोर्ट, सब अधूरी योजना। हाँ, पूरे का मॉडल ही उनके पास नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। इतने इतने डिग्रियां बढ़ रही हैं, उनको ये किस नस्ल की, इनको कहाँ ले जाओगे? बताओ कहाँ ले जाएंगे? हमारा देश युवकों का देश, 35-40% युवक, और वो युवक धक्के खा रहे हैं, कोई काम नहीं उनके पास। किसने कहते काम नहीं है? उनके पास बहुत काम है, दारू पीने का, सिगरेट पीने का, गाली खाने का। उपयोगिता उनकी कोई सरकार ने सुनिश्चित ही नहीं करेगी। उनको चाहे खेती में लगाए, व्यापार में लगाए, कोई रचनात्मक कार्य में लगाए, वो कुछ प्लानिंग ही नहीं है किसी के पास। क्यों? अधूरापन। अधूरा क्यों है? अधूरी सी चल रही है अभी तक की दुनिया, जो करोड़ों वर्षों से चल रही है, वो अधूरे में चल रही है। अधूरे कारण क्या है? नॉलेज की कमी। क्या नॉलेज की कमी? समझ। कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सही जीने का तरीका। तो उसके लिए क्या कंटेंट होना चाहिए था? कंटेंट ये है कि जीने का सही कंटेंट तो क्या चीज समझ में नहीं आई? मानव का अध्ययन नहीं हुआ। हाँ, मानव का अध्ययन है, ठीक बात। तो एक लाइन में उत्तर हो गया। अधूरापन क्या है? जब मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो अधूरापन। पूरापन क्या है? जब मानव का ठीक ठीक अध्ययन हो जाए। हाँ। तो मानव का ठीक ठीक अध्ययन होने से मानव की आवश्यकता का ठीक ठीक आकलन हो जाए, और उस आकलन के लिए अब जो भी योजना बने वो पूरे के लिए बने ना। हाँ, पूरे के लिए बने। ठीक बात। तो इसके मूल में क्या हो गया? चाहे संविधान सभा हो, चाहे संविधान हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य शासन हो, चाहे केंद्र शासन हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, किसी की जगह पर भी कोई एजुकेशन हो, धर्म हो, संविधान हो, वहां पर मानव का अध्ययन होना नहीं चाहिए। है। होना, हाँ, ठीक बात है, नहीं है। मानव का अध्ययन नहीं है तो क्या हो गया? योजना जो बना रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अधूरी। अधूरी। इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है ये बात। हाँ। तो अब जो भी आदमी जिसने रोड बनाया, अधूरा योजना। एलन मस्क रॉकेट छोड़ रहे हैं, पूरी योजना है। मानव जात को सुखी करने के लिए सोच रहे हैं कि दुखी करने के लिए सोच रहे हैं? चाहते क्या है? सुखी। रतन टाटा क्या चाहते हैं? अंबानी क्या चाहते हैं? शाहरुख खान क्या चाहते हैं? मान लेते सब सुखी करने के चाहते हैं। सुखी करने के लिए चाहत है, अपने भी सुखी होने के लिए, सबके सुखी होने के लिए। और योजना किसी है? अधूरी। अधूरी। ठीक बात। तो क्या होगा? प्रदूषण नहीं होगा। अधूरी योजना होगी तो आधा अधूरा काम होगा। अधूरा काम होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया? इस प्रकार से हम मानव जाति का मेहनत को हम अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं, मानव जाति की मेहनत का मूल्यांकन कर रहे हैं कि चाहत में परफेक्ट, योजना में इम्परफेक्ट। ठीक बात। आप भी अपने परिवार के लिए चाहते बढ़िया रहे, हाँ। लेकिन जो योजना बनाए वो क्या रही? अधूरी, इम्प्रॉपर प्लानिंग। Why? You wanted like this? No. There was no enough knowledge about what a human being is and what its need. What is the requirement? Yes, sir. लाइन पे आ गई, सिग्नल ग्रीन, ठीक है। दौड़ाई, ट्रेन आ गए। चलो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो अब अधूरा क्या हो गया? अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो जब पूरे की बात होती है तो अधूरा उसमें समाया रहता है। ये नहीं होगा कि ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, ट्रेन नहीं बनाएंगे हम, ऐसा कोई मतलब नहीं। लेकिन केवल ट्रेन बनाने से जनता वोट दे सकती है, जनता सुखी नहीं हो सकती है। भले जनता बोले हमको ट्रेन दे दो, हम तुमको वोट दे देंगे, तो वो भी जनता सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि सुविधा में सुख है ही नहीं। सुविधा हमारे लिए आवश्यक है। एक छोटी सी फंडामेंटल बात यदि समझ में आती है तो पूरा देश दिशा क्या हो सकता है? आप सोचिए, योजना आयोग के पास, अगर ये योजना बनाने वालों के पास, योजना आयोग एक पूरे योजना आयोग होता है ना, उनके पास अगर मानव का अध्ययन हो जाए, छोटा सा नॉलेज आ जाए कि भैया देखो आदमी को सुखी करना चाहते हो ना, वो केवल सुविधाओं से नहीं होता है, तो काय से होता है? अच्छा, बड़े मजे की बात है कि सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पता है कि सुविधा कुछ भी दे दो जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। सबको पता रहता है, मेरे तो कई लोगों से बात होगी, क्योंकि सुविधा में सुख नहीं है, सबको पता रहता है, सबको पता रहता है। करें क्या लेकिन? तो केवल अब है ना, उसके नाम पर अपना प्रचार प्रसार कैसा करो, कैसे लोगों के, जो चरण भैया कहते हैं ना, कैसे दिखाओगे, देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है। तो अब दिखाने का काम शुरू हो गया है ना। अब कितना भी खराब हो जाए तो भी दिखाना अच्छा है, सबको पता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे आप पार्टी, सबको पता है कि जनता को कुछ भी दे दोगे ना, घी में नहला दो तो भी वो बोलेंगे ठीक से नहलाया तुमने, है ना, हमारा नींद बिगाड़ तुमने ना। तो सुविधा में सुख नहीं है, सबको पता है, बराबर है।
तो अब लेकिन ये नहीं पता है कि काय में सुख है और उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीना है, विश्वास पूर्वक जीना है, लक्ष्य पूर्वक जीना है, उपयोगिता पूर्वक जीना है। इसकी एजुकेशन नहीं है, मानव का अध्ययन नहीं है। तो हर अधूरापन गलती है। अब एक बात समझ लेते हैं, दो अधूरे क्या होंगे? मैं अधूरा तो मैं अपनी गलती पर भी दुखी होता हूं, होगा कि नहीं होगा? और दूसरा भी अधूरा तो मैं दूसरे की गलती पर भी दुखी होता हूं कि सुखी होता हूं? दुखी होता हूं। तो मैं अपनी गलती पर दुखी होता हूं तो फिर से मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना। और जब दूसरों की गलती पे होता तो मेरे को बड़ा अधिकार से गुस्सा आता है। दोनों में गुस्सा आता है हमको, अपनी गलती भी गुस्सा आता है, दूसरी गलती भी आता है। अब इसमें एक प्रकार का डिप्रेशन होता है और इसमें एक प्रकार का क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है, हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। ये यहाँ थोड़ा डिप्रेसिव हो जाता है, कोई बात नहीं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मैं पूरा और दूसरा अधूरा। क्योंकि ये तो समझ में आता है कि मैं भी पूरा और दूसरा भी पूरा। अब क्या होगा? इसको बोलते हैं हार्मनी। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, मैं भी पूरा आप भी पूरे, तब जाकर कोई संघर्ष से मुक्ति होती है ना। मैं पूरा तो मेरे को संतुष्ट है, आप भी पूरे तो हम दोनों मिलकर हार्मनी में रहते हैं। दूसरा आ गया, मैं पूरा हूं या मैं अधूरा हूं, कोई दूसरा पूरा है, या मैं पूरा दूसरा अधूरा है, तब क्या हो गया? है ना। तो ये अधूरा आदमी ठीक आप में गलती निकाल ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, और वो दुखी भी रह सकता है। लेकिन जो पूरा है उसमें अधूरा समाया रहता है, उसको पता रहता है कि यहां तक ये मामला हो रहा है। तो ये कोई गलत बात है ऐसा नहीं लगता उसको, क्योंकि ये पूरा है तो ये गलत खत्म हो गया। जैसे फिर से समझते हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो ये अगर 30 नंबर है तो ये अधूरा है ना। जब तक ये 100 नहीं है तब तक ये अधूरा ही है, ऐसे देखेंगे तो ठीक। लेकिन 100 में 30 समाया रहता है, तो हर 30 100 होने के लिए तो अब अपने को पता लगे संभावना है। फिर इसी का नाम जो भी जिसको समझ में आ रहता है वो हर एक अधूरे के साथ उसको लगता है संभावना तो है, संभावना तो है, संभावना पे काम किया जा सकता है। कभी भी संभावना खत्म नहीं होगी। इसको हर बार संभावना खत्म हो जाएगी, वो बेचारा घुटने टेक दे कई बार, है ना। लेकिन इसको संभावना दिखती रहती है। जब इसको दिखती रहती है तो इसको भी दिखने लगती है कोई दिन कि इसको मेरे में क्यों संभावना दिख रही है, ऐसा भी क्या है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ सकता है। तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये गलती के चक्कर से अपने को छूटना है, तो गलती मेरे में भी ना हो, मेरे को दिखे भी ना, ऐसी जगह में आने की जरूरत है। जब मेरे में गलती से मुक्त, तो हम गलती देखना भी बंद कर देते, क्योंकि वो फिर पूरे होने के अर्थ में देखने की बात है। नहीं तो क्या हो गया भैया, बहुत ही निगेटिव, मतलब इतना खतरनाक काम है। आदर्शवाद ने ये दिया हमको, बहुत ही खतरनाक। क्या खतरनाक? लोगों में गलती निकालो, लोगों में गलती निकालो, इतना अपने में संकट। मैं बहुत पुरानी बात करूं, 1996 में एक जगह गए हम, 97 में किसी जगह गए तो बड़ा नाम हो गया था, जीवन विद्या का सेंटर है जी, ये है जी, वो जी। अपन भी बड़ी तमन्ना ले गए, यार बढ़िया है, यार कुछ बढ़िया काम हो रहा है। ए भाई, कल तेरा बर्थडे हुआ ना, कल तूने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए ना हमको, थोड़ी देर चुप रहे। क्या मतलब है, बेटा थोड़ी देर। तो हम गए देखने के लिए कि भैया इन लोगों का सुख क्या है। पता नहीं, हमारी बुद्धि थोड़ी चलती थी कि भैया क्या सुख है। हमारा सुख है पार्टी करना, होटल में जाना, खाना पीना, नौकरी कमाना, है ना, ये सब काम करना। तो इन लोगों का सुख क्या? तो मैं देख के आया, 2-3 दिन रह के आया, तो हमने देखा एक ही सुख है, लोगों को गाली देना। कोई भी आ जावे तो सामने भी देना, और जाने के बाद तो भयानक देना उसको, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बर्बादी, वो बर्बादी, ये बर्बादी। मैंने कहा यार ये इतना खतरनाक सुख, उतना तो आम आदमी को नहीं है, मतलब वो तो आराम से रह रहा, खा रहा पी रहा ना।
तो भैया आदर्शवादी मानसिकता में क्या हो गया, लोगों में जितनी गलती निकालो आप, उतने आपको आराम सुकून पहुंचता है। जैसे कोई आपने है ना बहुत बड़ा त्याग तपस्या कर दिया और उसका दुख है, आपको कुछ छोड़ के आ गए, कुछ ये कर दिया, तो उसका महा दुख है, और उस दुख के चक्कर में हम लोगों में गलती निकालते हैं, हमको मरहम लगता है हर बार, मरहम। तो ये नहीं बात है। तो अपने को ये समझ में आ जाए कि पूरे के बिना काम चलेगा नहीं। अगर हम परिवार की बात करें वो पूरे के साथ, हारमोनी की बात करेंगे पूरे के साथ, है ना। यहाँ पर केवल संभावना की बात है, तो एक पूरा एक अधूरा, विवाद हो ही सकता है। पूरे के साथ विवाद नहीं होगा ऐसा नहीं है, इसको समझ के रखिए। कोई भी व्यक्ति यदि पूरा है, कोई विवाद कर ही सकता है। पूरे का मतलब है निर्विरोध रहना, वाद विवाद से बचे रहना थोड़ी ना है। क्योंकि जब आप वाद विवाद से बचने जाओगे ना, तो फिर आपका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा नहीं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कोई भी अधूरापन, उसके साथ विरोध हो ही सकता है। आज सरकार अधूरी है, हमारे यहीं बैठ के कुछ हमारे साथ कर ही सकती है, तो हमें वाद विवाद से कोई दिक्कत नहीं है। हो जाए तो वाद विवाद भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन निर्विरोध होना चाहिए। क्योंकि इस केस में ऐसा हो सकता है, इस वाद विवाद से मुक्त होना है तो यहां आना पड़ेगा, दोनों का आना पड़ेगा। दोनों यदि पूरे होते हैं उसके बाद विवाद मुक्त होते हैं। अगर यहीं पर हम वाद विवाद से मुक्त होना चाहते हैं बिना स्टेटस इंप्रूव करें, तो फिर वो एक नया तरह का झंझट है। वो क्या झंझट हो गया, फिर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट है वो, है ना। तो वहां से फिर कहां पहुंचेंगे, है ना, हम वहीं रहेंगे जहां थे, मतलब वो फिर इधर ही चले जाएंगे हम। तो इट इज बेटर कि यहां पर हमारे को लक्ष्य स्पष्ट हो कि भैया दो पूरों के बीच में ही हारमोनी होती है, वाद विवाद से मुक्ति यहां पर है। किसी भी प्रकार का वाद नहीं, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं। ओके, यहां तक वाद विवाद संभावना है, यहां तो वाद विवाद है ही, पटे तो भी, है ना, दिक्कत ही है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो मैं निर्विरोध कैसे हो सकता हूं, मेरे को समझ में आ गया कि कुल इतना है, 4 विषय 5 संवेदना के अर्थ में जब भी हम जीने जाते हैं ये गलती है, ठीक है। अब इसके साथ आगे जोड़ने की बात बनती है। जैसे ही ये जुड़ेगा, पूरे होने की बात बनेगी, तो हमने कहा ही कि ऐषणा, है ना, ऐषणा धन उपकार, ये पूरे के साथ की योजना है। तो ये निर्विरोध को कैसे समझें? निर्विरोध को ऐसे समझते हैं कि हर बच्चा गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है, तो ये तो उसका अधिकार ही है। वो आपसे पंगा ऐसा नहीं है ना, वो तो वो अपने में परेशान। तो इस प्रकार से हमें कोई विरोध नहीं है, मतलब मानव जाति के साथ हर बच्चा गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है। वो मानव बड़ा हो सकता है, गलती करके कोई सुखी नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमको ये संभावना दिखती है कि ठीक हो ही सकता है, नहीं तो हम क्या होगा, है ना, वो हर उसके बाद हमारे निगेटिव जन्मता रहेगा और हम कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में जाएंगे, और डिफेंसिव मोड में जाके वहीं पहुंच जाते हैं इनएक्टिव मोड में। समझ गया ना। तो हम इनएक्टिव नहीं है, कितना भी वाद विवाद हो जाए हम इनएक्टिव नहीं है, और कोई वाद विवाद से डर भी नहीं हमको। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि निर्विरोध होना मुद्दा है ना, ये बात समझ में आता है। और जो हम हारमोनी चाहते हैं वो दोनों के पूरा होने पर ही है। दोनों में से एक भी अधूरा रहेगा, वाद विवाद होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, डरने की कोई जरूरत नहीं जी। हाँ, लेवल क्या होता है आपका और हमारा जो लेवल है उससे हम समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, केवल अपने में ठीक से बातचीत हो जाए खुद से, और फिर पति पत्नी में हो जाए कि भाई देखो ऐसे जीकर हम सुखी हो पाते हैं क्या, कोई डिजाइन है क्या, उस पर चर्चा हो सकती है। बढ़िया कैंडल लाइट डिनर करो, ठीक, मना थोड़ी करें, जाओ करो, उसके बाद चर्चा करो इस मुद्दे पे कि बताओ ये कैंडल लाइट डिनर में सुखी हो क्या। तुरंत बोले तुम्हारे साथ है ना टाइम खोटी करने से कोई फायदा नहीं। तो ये समझ में आता है कि पहले अपने में स्पष्ट हो जाए, फिर परिवार में स्पष्ट हो जाए कि भाई देखो जो भी आप सोच रहे हो अच्छा ही सोच रहे हो, आप भी अच्छा सोच रहे हो, ये भी अच्छा सोच रहे हैं, कामना रूपी अच्छा है, ज्ञान रूपी अच्छा नहीं है। इतने के साथ हम कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं अपने और अपने बच्चों का भविष्य, जबकि हमारे सामने अभी तो घटनाएं घट रही है, हमारे सामने घट रही है ना। कोरोना ने 1.5-2 साल में कुछ तो अकल दिया अपने को,
कि भाई आखिर में जिंदगी क्या है, उसके सही स्वरूप को समझना है कि नहीं समझना है। तो रिश्ता भी काहे के लिए है? तो रिश्ता भी इसीलिए कि एक को समझ में आ जाए तो दूसरे को मदद हो जाए, है ना। एक समझने आ गया तो कोई बात नहीं, दूसरा को मदद मिल जाएगी, जो समझ में आए उसको शेयर कर दें हम, है ना। ऐसे है कि नहीं। माइक ले लो, एक माइक ऊपर कर दो भाई। विशेष ऑडियंस ऊपर बैठी हुई है बॉक्स ऑफिस में। पता है पुराने टॉकीज में बालकनी होती तो बॉक्स भी होता था जी। भैया मैं ये पूछ रही थी, ये तो बात सही बोले, बट मतलब क्वेश्चन शायद ये था कि जो पूरा व्यक्ति होता है, आपने बोला कि वाद विवाद अधूरे और पूरे में तो होएगा ही, पर जो मतलब फिर इसका मतलब ये भी लग रहा है कि वाद विवाद होएगा मतलब वो जो व्यक्ति है अधूरा, वो पूरे को समझा ही नहीं है। हाँ, है ना। हाँ। तो पूरे को समझने के लिए भी कुछ मिनिमम लेवल होता होगा ना, मतलब समझ ही नहीं पा रहे सामने वाला कि ये नहीं, व्यक्ति पूरा मिनिमम है। लेवल इतना ही है दीदी। आज जैसे हम जी रहे हैं वैसा जीने से पूर्ण तृप्ति की संभावना है क्या? ये मिनिमम लेवल है। हाँ मतलब ये भी खुद के ऊपर का ही वो हुआ। आप बताओ मतलब ऐसे गौरव भाई, आप बताओ, आज जैसे हम जी रहे हैं, जो योजना बना के चल रहे हैं, वो योजना से पूर्ण तृप्ति, पूर्ण समाधान, पूर्ण शांति, पूर्ण न्याय की संभावना है? बस ये मिनिमम लेवल है। नहीं बोल दिया उन्होंने, ये मिनिमम लेवल है। अब मैक्सिमम लेवल क्या है? ऐसा हो जाए तो मिनिमम लेवल पर हम बहुत जल्दी आ सकते हैं। पर कोई व्यक्ति, मतलब ये बहुत आश्चर्य लग रहा है, फिर शायद मैं भी इसमें हूँ कि जैसे बाबा ही रहे हैं, वो बोलते ही रहे कि मुझे समाधान हो गया, या अगर आपकी भी बात करें तो सामने एक व्यक्ति है तो भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई पूरा जी रहा है। वो तो कभी ये खुद दूसरे पे के- नहीं हो सकता ना। खुद का वो है। हाँ, खुद में ईमानदारी को लाना पड़ेगा ना। आप अपने प्रति ईमानदार हो जाओ। पहले अपने में ये स्पष्ट कर लो कि जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप जी रहे हो, क्या वो पर्याप्त है आपकी चाहत को पूरा करने के लिए? हाँ मतलब खुद की अयोग्यता है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ पूरा सामना। वो बाद में, पहले जैसा हम जी रहे हैं उतना पर्याप्त है क्या? अच्छा ठीक। तो पर्याप्त नहीं है। अपने प्रति ईमानदार तो हो जाओ। अभी क्या करते हैं हम अपने को है ना गफलत में रखते रहते हैं। हमको लगता है कुछ और बढ़िया कर देंगे ना, कुछ ऐसा कर देंगे गौरव उसमें खुश हो जाएंगे। गौरव सोचे नवनीत ऐसा कर दूंगा वैसे में खुश हो जाएगी, और आप दोनों सोचे कि हम कुछ करके ना निर्वाह के लिए ऐसा कुछ कर देंगे यार कि दुनिया कैसी भी रहे, कुछ भी एजुकेशन रहे, वो सुखी रहे। ये हम अपने को धोखे में रख रहे हैं, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। तो ये दोनों एक संबंध को ठीक से पहचानो, ईमानदारी में आओ और साफ सुथरा देखो कि केवल आपके मैनेजमेंट से कुछ नहीं हो जा रहा है। आप कोई अलग से धरती के लोग नहीं हो जो चलोगे उसी लाइन में और केवल कुछ सेटिंग कर लोगे कि हम ठीक रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर ये ईमानदारी आ जाएगी उसी दिन आपको समझ में आने की आवश्यकता पड़ जाएगी। मैं कई बार अपनी कहानी दोहराया, आज दोहरा देता हूं इस जगह पे, तो आपको सबको पता चलेगा कि कैसे हमको सोचना चाहिए। मैं कई बार बताया कि जैसे मेरे को अपनी मनपसंद नौकरी चाहिए थी, वो मुझे क्या पता चला जब मिल गई है। तो मनपसंद नौकरी का मतलब क्या था? बचपन से फिक्स हो गया था कि नौकरी का मतलब इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब टोपी, बढ़िया हैट और बढ़िया एक जीप। जी विली सर का मांडा कहाँ लगती है? छोटी सी प्यारी सी जीप एकदम चुई चट, है ना, बिना ढक्कन की होती थी वो। तो हमको लगता था कि हम सब काम करते देखते मजा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिली वाली, कौन सी जैसी चाहिए। और कभी कभी दुर्भाग्य घटता है, ये सौभाग्य घटता है कि मिल गई, है ना। वो उसमें गए भी हम जीप के चक्कर में ही, जबकि सैलरी एक जैसी थी। वो भी 2200 का स्केल, और हम जहां पढ़ा रहे थे इंदौर में वो भी 2200 का स्केल। आप समझ रहे, दोनों में स्केल एक जैसा है। ये घर में ही है और वो एक घर और खड़ा हो जाने वाला है, लेकिन क्या है, नहीं वो अच्छा काम है। क्यों? सब कॉन्शियसली क्या चल रहा है? गाड़ी बंगला, है ना। ये क्या टीचर का काम, कॉलेज में पढ़ाओ, अपने स्कूटर जाओ, कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं मिलने वाली। ठीक है, उस समय तनख्वाह भी 2200 ही थी, मतलब स्केल ही वही था, 50% डीए मिलता था, मतलब बहुत ही बड़ी नौकरी हो गई ना। 3600 रुपए, 2200 1100 कितने हो गए? 3300 रुपए। ये बहुत अच्छा पे स्केल था गवर्नमेंट में, है ना। क्योंकि जब हम डिग्री करके निकले, जब सबसे अच्छा पे स्केल था 1800 रुपए,
कौन देता था वो? आपका ये थे इंडियन ऑयल वाले, सेल, ये कंपनी में अगर नौकरी लगी आपको तो फ्रेशर्स को 1800, तो मेरे को कहीं मिल गई 1500, है ना, तो ठीक है, 1800 की नहीं मिली, मतलब वो बहुत ही कोई बात नहीं, तो बाद में ये हो गई, तो चले गए उसमें। कैसे चले जाते देखो, सब मैंने भेदभाव के, क्योंकि आपके अंदर है बस, और जाके देखा सही में जीप भी है, बंगला भी है, तो मजा आ गया। और देखो आसमान से बादल फटने थे, जैसे 15 एकड़ है ना, ऐसे 55 एकड़ का हमारा एक पूरा एरिया था, उसका मैं इंचार्ज था। जलवे जीप रोड अपना, जिधर जाओ उधर स्टाफ कॉलोनी अपने सब नमस्ते करा। क्या आदमी को इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या भाई? 2 रोटी चाहिए और इज्जत भी चाहिए। 2 रोटी तो वहां मिल ही रही थी। 2 रोटी क्या मिल रही थी? पीछे पूरा पोल्ट्री फार्म था, नौकर बोलते थे, रोज मुर्गा कटता था, बढ़िया खाना बनता था, है ना। 2 रोटी थोड़ी चाहिए थी, बोलने के लिए थी। और बाकी क्या, इज्जत तो मिल ही रही है। अपन बड़े मजे में थे, और हमारा एक बड़ा सा रेस्ट हाउस था, है ना, उसमें उसके इंचार्ज भी थे, और वहीं पे एक मीटिंग प्लान हो गई, है ना, स्टेट लेवल मीटिंग, जबलपुर की बात है। ठीक है, हम तो एकदम नए, एकदम ऐसे तंग के चले, क्या अपने को क्या, अभी नई नौकरी 1 महीने भी नहीं बचे। ठीक है भैया, अपने को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, सिस्टम को समझ में आ रहा है 1 महीने में क्या चलता है। नौकरी में मीटिंग तय हो गई, बढ़िया। अपन देख रहे हैं सारे, हमारे बॉस ने बोला देखो यार तुम नया, वो मेरे को नहीं ज्यादा काम पता था, हमारे जो सबऑर्डिनेट थे उनको डायरेक्ट ही बता देते थे ना, अजय दाइमा तो भी थोड़े नए, उनको क्या पता, तुम ये कर लेना, वो सब लोग कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं खाली, एकदम जिसको बोलते हैं दृष्टा भाव। अध्यात्म में कहा गया दृष्टा भाव, आपको कोई लेना देना नहीं, आप देख रहे हो क्या रहे हैं, है ना, चल रहा है। अब मीटिंग का दिन आ गया, नारायण जाग जा, मैं जाग गया, तू सो रहा है, कैसे काम चलेगा। तो अब हम, है ना, असिस्टेंट इंजीनियर थे, इट वॉज द जूनियर मोस्ट, पहली ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती, क्लास 2 ऑफिसर पीएससी की तरफ। ओके, तो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ गया, वो क्लास 1 होता है, उसके साथ 3 और असिस्टेंट इंजीनियर आए। अब मीटिंग होनी 11 बजे, वो आ गए 8:30 बजे सुबह ही। क्या बड़ा गजब यार, अपने बॉस भी आ गए खरे साहब, वो 3 और चंगू पकड़ लाए उनके, है ना, और उन्होंने फटाफट कर, तुमने गड़बड़, तुम बर्बाद, तुम्हारा तो आज, है ना, मैं तुम्हारा सच में, है ना, आज ये हो जाएगा, वो जब मैं नहीं जानता, तुम आज मरोगे, तुम कुछ, मैं देख रहा ऐसा क्या होने वाला है इनका यार। और मैं ऐसे बैठा, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एकदम नया, है ना, दृष्टा भाव इसी कहते हैं, लेना देना मगन रहना। अब क्या हो गया कि आधे घंटे चला ये तनातनी, मुझे लगा ये 3 तो दुखी है, यही सुखी है, तो कम से कम जब तक मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं बन जाऊं तब तक तो कोई सुख नहीं है। अभी ऐसे डांट खाना पड़ती है यार, ये तो चपरासी भी नहीं खाते थे, है ना, कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद, है ना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब आ गए, वो भी ऐसे 3-4 एग्जीक्यूटिव पकड़ लाए, और उन्होंने भी सेम टू सेम जलवा दिखाया। और वो जो अभी गुर्रा रहे थे हमारे खरे साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना तो अब वो, है ना, ऐसे होगा, नहीं सर वो, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं जानता सर, ये वो ना सर, मैं नहीं जानता, तुम जानो, ये वो, कि वही सेंटेंस वैसे के वैसे। मेरे को लगा यार ये आदमी सुखी नहीं है, कम से कम अपने को क्या बनना पड़ेगा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बने तो नहीं होगा। अपने को पता भी नहीं, वो नाम भी याद नहीं थे उस समय, तो लोग बोलते ई साहब आ रहे, एसी साहब आ रहे, क्या ई सी, है ना, ई के बाद डी मतलब होना चाहिए, ई के बाद एफ होना चाहिए, कुछ तो हो, याद ही नहीं रहते थे। 1 महीने में क्या याद रहे। उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब आ गए, उनके बाद 2 ही सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, उन्होंने भी सेम बात बोली कि दिस इज वेरी क्रूशियल मीटिंग, यू नो दैट। मैं देखा यार ये बढ़िया, ये आदमी आराम में, और ये डांट भी रहा, प्यार से रहा। और उसके बाद 11:15 बजे आ गए हमारे कौन, ईएनसी साहब, भोपाल से पता गए, इंजीनियर इन चीफ। ठीक है, मैं उधर दूर खड़ा था, बवेजा नाम था उनका, वो आ गया। मैंने कहा आइए सर बवेजा साहब, प्लीज वेलकम। मैं अंग्रेजी में बात करता उस समय, तो जैसे मैंने बोला प्लीज वेलकम बवेजा साहब, तो सब उठ के भागे, अरे बवेजा साहब बोलते हैं, नाम से थोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। मैंने क्यों, क्या दिक्कत हो गया, मैं प्राइवेट से गया हुआ था, तो नाम वाम बोलना सामान्य बात है ना। मैंने कहा आइए मिस्टर बवेजा, नहीं बवेजा साहब भी नहीं। तो ये क्या गड़बड़ होगी, हमसे क्या गलती होगी। अब बवेजा साहब आए, उन्होंने भी डांट लगाया, सेम टू सेम मॉडल। मैं बोला यही है आखिरी आदमी, इसके बने तक तो अपन सुखी हो ही नहीं सकते।
यार ये कितने दिन में बनते होंगे पता नहीं। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ गए, ये इसके दादाजी थे ना, उसके बाद वाले, साक्षी के दादाजी बैठे थे, उसके बाद में थे वो, या पहले पता नहीं। अब उनने तो आके पता नहीं कितनी डांट लगे, सब जी सर कर रहे हैं। और 12 बजे मंत्री जी आ गए, धर्मेंद्र सिंह आपके ग्वालियर के, है ना। अब उनने आके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया, मैंने कहा ये आदमी बढ़िया है, ये अपने को ये बनना चाहिए। अब दिन भर चली भैया घमासान, बड़ी मुश्किल से लंच किया लोगों ने, मतलब इतना हैरान, पूरा हॉल भरता जा रहा है, इतना हो गया, सब परेशान। अब उसके बाद सेकंड हाफ में मीटिंग, तो किसकी, अब है ना विधायक आएंगे, जबलपुर के विधायक आए। और जबलपुर के जो विधायक आए भैया और उनके साथ कार्यकर्ता आए, तो अब तो मैंने मीटिंग का जो रूप देखा, मैंने कहा बाप रे, अब तो मंत्री भी सुखी नहीं, मंत्री को भी चिल्ला रहे हो। तो वो विधायक एकदम सिर पे बैठे हैं, और बाहर निकल कर देखो तो कार्यकर्ता विधायक पे चढ़े हुए। मैंने कहा चक्कर क्या है ये। और इस पूरी मीटिंग में यदि कोई सुखी आदमी था तो मैं बड़े आराम से खाना खाया, है ना, क्योंकि अपन ने कुछ नौकरी में काम ही नहीं किया जिससे अपना डांट पड़े। तब एक ध्यान में आ गया, देखो ध्यान देने की बात यहां तक तो ठीक था, ये ध्यान देने की बात ये आई कि मैं भी इनके जैसे ही हूं, और इतने सारे लोग थोड़ी ना गलत हो सकते हैं। और मेरे से कई विद्वान लोग बैठे थे, मतलब ज्यादा टेक्निकली भी साउंड और स्मार्ट भी और टैलेंटेड भी। यार मैंने कहा ये सब डांट खा रहे, केवल एक गलती अगर करते हैं अपन कि नहीं मैं तो है ना कुछ ऐसे जुगाड़ जमाऊंगा, तो मेरे को लगा नहीं भैया ये सब भी विद्वान ही है ना। और तो मैं, ये मेरे जैसे ही है, मेरे से अधिक विद्वान है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, अपन गलत आ गए इसमें। तो यहां से अपन बच गए। ये जांचने की बात, ये ईमानदारी की बात। आदमी क्या गलती करता है इसमें कि ये सब है ना, ये लोग ठीक नहीं है, तो हमको कुछ, मैं ऐसी नौकरी करूंगा कि कुछ थोड़ा ये भी करूंगा, थोड़ा वो भी करूंगा, थोड़ा सुबह अगरबत्ती लगाऊंगा, शाम को ईमानदार रहूंगा, सुबह है ना पत्रकार को पटाऊंगा, विधायक को पटाऊंगा, मंत्री को पटाऊंगा, ये जो हम प्लान कर लेते ना, उसमें फिर हम अपने प्रति ईमानदारी खोते, क्योंकि समानता नहीं देख रहे हम। तो उसी दिन तय हो गया कि भैया ये तो ठीक नहीं है, इसमें तो आदमी सुखी नहीं हो सकता, पक्का हो गया। ठीक है ना ये बात। तो वही बात, तो हमको ये समझ में आ जाए कि लोग गलत है ऐसा नहीं है, हम गलती नहीं निकाल रहे। योजना अधूरी है क्योंकि ज्ञान अधूरा है, तो डायरेक्शन ठीक नहीं है। ठीक, तो 25 साल में तो ये सब नौकरी लगी थी जैसी चाहिए थी, है ना, अच्छी। फिर ये समझ में आ गया कि ये तो रास्ता ही ठीक नहीं, तो छोड़ने में फिर साल लग गए कुछ, और वो भी अपनी अयोग्यता ही रहती है ना। तो उसको कोई कारण नहीं होता है, जब हमको भरोसा होगा तभी हम आगे चल पाएंगे। तो ये बात अपने को ठीक से समझ में आना चाहिए कि भैया मानव जाति में आप अलग से कोई अनोखे विद्वान नहीं हो, कि आप वही काम करके केवल कुछ मैनेजमेंट करके, है ना, ऐसा बनता नहीं है। तो डायरेक्शन ठीक होना जरूरी है। उस दिन हमको समझ में आ गया ये डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। और हम काहे के लिए चले थे इंजीनियर बनने, क्यों? सम्मानजनक जी हैं भैया, ये कोई सम्मान है यहाँ पे भैया। हम तो बचपन सुने थे कि इंजीनियर बनो, सम्मानजनक जो देश में अच्छा काम करो, है ना। तो समझ में आ गया था कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। मेरा ठीक होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दैट टाइम आई कंक्लूड लाइक दिस। और हमसे टैलेंटेड लोग हैं भाई, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा विद्वान, कई क्या केरला में बहुत बढ़िया बढ़िया इंजीनियर है, और बहुत मैनेजमेंट भी अच्छा है उनका। लेकिन क्या हो रहा है कि जिस जहाज में बैठ के हम यात्रा कर रहे हैं ना, वो यात्रा ही ठीक नहीं हो, इसलिए उसमें कला हो रही है। ठीक, इस प्रकार से हमको समीक्षा होना जरूरी है। आप बहुत एक्सक्लूसिव आदमी हो, आप तो कुछ जुगाड़ जमा लोगे, ये नहीं हो सकता है। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात समझ में आ जाए। तो पूरे के साथ अपन योजना तो बनाओ। और ऐसे जवान लोग जो है ये अभी से घुटने टेके क्यों योजना बना रहे? ये तो घुटने टेकना है ना। आपको ये पता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया आप ही गए। शादी करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, आपके जैसा मूर्ख कौन होगा? एक तरफ आप ये मानते हो कि ना बाप बड़ा ना भैया, फिर भी किसी लड़की से शादी कर लोगे आप, सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं? मूर्खता। आप अपने से ईमानदार नहीं हो।
और शादी कर लोगे तो बच्चे पैदा करोगे नहीं करोगे? जब बाप बड़ा ना भैया तो काहे पैदा किया, काहे खरीद के लाए सैया? तो क्योंकि वो नेचुरल है। अब हम खुद ही नहीं देख रहे हैं अपने में ईमानदारी। दोनों नियम को मिलाओ, ईमानदार बनो पहले कि भैया देखो अपना सिद्धांत तो बाप बड़ा ना भैया रुपया। बताओ लड़की को पहले कौन करेगी तुमसे शादी? चाहे भले वो भी सोचती हो तो भी नहीं करेगी तुमसे। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड में हम जी रहे हैं, है ना। यदि आपको ये तय हो जाए कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो कोई आदमी की दोस्ती करना चाहिए? ये ऐसे दोस्ती मत करना, ये दोस्ती करने लायक है नहीं है ना। और आप भी लायक हो तो दो नालायकों में दोस्ती हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, नालायकों की दोस्ती क्या है? नालायकों की दोस्ती जी का जंजाल। तो ये बात समझो। तो पहले अपने में स्पष्ट करो जो जो सिद्धांत आप मान रहे हो। फिर किसी के धोखा देने पे क्यों रोते हो भैया, है ना। किसी के चालाकी से आप क्यों दुखी होते हो जब आपने मान लिया कि बाप बड़ा भैया रुपया। तो ये कानून, ये नियम दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। तो ईमानदार हो जाओ कि मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि आप सच में नहीं मानते ऐसा। आप दबाव में आके बोल दिए कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ मानते हो ऐसा? अरे ऐसा मानते हो ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया? मानते थोड़ी हो। आप ऐसा मानने के लिए बाध्य किए जा रहे हो, बाध्य किए जा रहे हो, दबाव आपके बन रहा है। फिर भी आप भीतर से मानने को तैयार नहीं हो। वो अंदर भीतर की आवाज को देखो, आपको लगता नहीं कि ये ठीक हो रहा है ना। तो ये ईमानदारी की बात है कि जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको बोलो ना ठीक नहीं है ये। आज हम मजबूर हैं ऐसा बोलने के लिए, वो भी ठीक बात है। तो कैसे हम जब ईमानदार होंगे तो कैसे और आगे समझदार होने की तरफ हम चलेंगे। तो ये ईमानदारी का संकट है। ठीक है ये बात, क्योंकि आपको स्वीकार नहीं है। यदि आपको इससे स्वीकार हो जाता तो आप क्यों किसी की बेईमानी करने पर आप दुखी होते? चार ठो बातें क्यों याद करते आप? तो अपेक्षा आपकी ईमानदारी से, दूसरों से। हर बेईमान से बेईमान आदमी को ईमानदार अकाउंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हर चरित्रहीन आदमी को, दुनिया के लफड़े करने वाले को, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए एक अच्छा ईमानदार चरित्रवान ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? फिर तो चाहते क्या हो? बाप बड़ा ना भैया रुपया क्या? तो ये सोचो। तो ईमानदार एक बार हो गए तो इन सब सिद्धांतों में से अपने को धीरे से बाहर निकालोगे, स्पष्ट हो जाओगे। ठीक, तो ईमानदारी की राह पकड़ना पड़ेगी। आप भी नहीं चाहते हो, आपके ऊपर दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए आप ऐसे मानने के लिए मजबूर होते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप ये मानते जा रहे हो वैसे वैसे आपके अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है। उसका प्रमाण है कि आपके अंदर उत्साह कम होता जा रहा है। कितने साल के हो गए? हाँ, 18 साल के जब जो उत्साह था अभी ये 24 साल में है, 6 साल में खत्म हो गया। अगले 6 साल में क्या होगा पता नहीं चलेगा। आप समझ गए क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम गलत सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं, हम खुद ही सरेंडर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर उम्मीदें, उत्साह, आशा खत्म होती जा रही। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? गलती को हम सही मानने के लिए अपना मन तैयार कर रहे हैं, इसी में हम टूटते जा रहे हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से आप समझ सकते हैं। ये बात बढ़िया है। चलो और कोई मुद्दा बताओ। 7:45-9 बज रहे हैं। तो जो भी बातें आज हुई उसमें क्या राय है लोगों की? फटाफट जरा धड़ाधड़ जरा हैंड रेस करें। कितने लोग ईमानदार हो चुके हैं बताएं इसमें से? जो ऑफलाइन वाले लोग हैं, कितने लोग इसमें से ईमानदारी को अपने में देख पा रहे हैं? क्या स्वरूप है उसका? 2 प्रश्न। कितने लोग आप लोगों में से ईमानदारी को देख पा रहे हैं और कैसे देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? फटाफट हैंड रेज करिए, नहीं तो हम यहीं से आपको 1 बाय 1 अनम्यूट करेंगे। जल्दी बताओ। हाँ जी, वहां ईमानदारों की भीड़ लगी है, एक भी हैंड रेज नहीं आया अब तक। एक आ गया, एक आया, महेश भैया का। ओह ग्रेट मैन। कोल इंडिया, बताइए।
जी भैया बोलिए। हेलो हेलो। जी जी हाँ जी आ रही है। हाँ भैया, मैं अपने में ईमानदारी देख पाता हूँ कि मैं कितना धरती का शोषण कर रहा हूँ, और मैं ऐसी नौकरी में फंसा हूँ कि जहाँ ईमानदारी से ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन फल स्वरूप में जो है ना, वो परिणाम स्वरूप में धरती का शोषण निकलता है। तो अब आप इसे ईमानदार समझिए या जो भी समझे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। कम से कम आप ये तो पहचान पाए कि धरती का शोषण हो रहा है, और अब आप इससे मुक्त होने के लिए सोच रहे हैं। सोच पा जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो ईमानदारी को प्रमाणित करें। खड़ा तैयार हूँ कि इसके प्रति कैसे काम किया जाए। उसके प्रति तो लग ही नहीं रहा, लेकिन मैं अल्टरनेटिव अपने लिए तो ढूंढ ही रहा हूँ, और मुझे मिल भी गया है। उसके लिए प्रयास जारी है। अब कैसे ईमानदारी को और मैं देख पाऊँ, इसके लिए भी प्रयास जारी है। और अभी तक की ईमानदारी को तो इतना पहचान ही पाया कि हम भी शोषण कर ही रहे हैं। और मैं तो ये भी बताता हूँ, मेरे साथ करने वाले हैं ना, वो भी सब ऐसा बोलते ही हैं कि हम सब भी प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एक लाइन बोलते हैं, हर समय हर क्षण हर पल। सोचिए कितना कष्ट में रहते होंगे, कितना कष्टदायक होगा उनके लिए, कहाँ से खुशहाली जाएगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया महेश भैया। नेक्स्ट जी हैंड रेस करें अपना। जी अजीत सिंह अंकल जी को अनम्यूट कर रहे हैं। वाह जी वाह। जी जी हाँ जी आपकी आवाज आई। हम तो बात कर रहे थे अभी महेश जी शोषण की, तो बकायदा शोषणालय चला रहे हैं। शोषणालय चला रहे हैं। भैया के बारे में सबको बता दें, ये हमारे बड़े भाई हैं अजीत भैया, और ये बिल्कुल हरियाणवी अंदाज में रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, हिसार, और इनके कई सारे विद्यालय हैं। तो उस विद्यालयों का इन्होंने नाम दे रखा है शोषणालय। विद्यालय नहीं है, वही बता रहे हैं वो कि हम तो बिल्कुल ऑफिशियल शोषणालय चलाते हैं। ये बात लेकिन 10 साल पुरानी हो गई, इसके आगे क्या। तो हिम्मत चाहिए, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। अरे जाट के पास हिम्मत नहीं होगी तो क्या हमारे जैसे लोगों के पास होगी। जाटों ने हिम्मत इधर उधर बांट देना। ठीक बात, आप तो बहुत ही हिम्मती आदमी हैं, इतना कहने का साहस जुटा पा रहे हैं इस उम्र में, देखिए कितनी अच्छी बात। बहुत बढ़िया, आपकी हिम्मत की दाद है, बहुत बढ़िया। और आगे ईमानदारी को हम प्रमाणित करें, समझदारी के साथ होने वाली बात है। पधारे एक बार यहाँ पर आए तो अच्छा लगेगा, हम लोग बहुत समय हो गया। संजय भैया ने हैंड रेस किया है। जी नमस्ते सभी को, नमस्ते भैया। वैसे परिवार में संबंधों के प्रति तो अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ खुद को, और उस पर चला भी हूँ अभी। संबंधों के प्रति ईमानदारी से उनको निभाने के लिए, उनको समझने के लिए ऐसी कोशिश की है। आपसे जुड़ने के बाद ही शुरुआत हुई है, इससे पहले नहीं। उससे पहले लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सब कुछ, बहुत सबके साथ बड़े न्याय, बड़े ईमानदारी के साथ व्यवहार करता हूँ, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ। लेकिन ऐसा लगा नहीं, अपने अंदर सच देखने की हिम्मत ही नहीं थी। वो सच थोड़ा थोड़ा दिखने लगा तो थोड़ी हिम्मत भी आने लगी, तो ऐसा जीने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरुआत है, मैं ये नहीं कह सकता मैं ऐसा जीने लगा हूँ, लेकिन अभी कोशिश है। लेकिन जिस व्यवस्था के अंदर हम हैं, अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने अंदर ये देखूं कि मैं ईमानदारी से मैं कितना कर पा रहा हूँ, मैं कितना ईमानदार हूँ अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, या अपने काम में, या अपने उसमें, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अपनी गलतियां मैं देख पाता हूँ, ये बात है। अपनी कमियां नजर आती हैं, और है अभी वही कि व्यवस्था में जब अपने अंदर अगर कोई विरोध अगर पैदा होता है तो ये दिखाई देता है कि अगर वो विरोध अगर कहीं है तो मुझे इस व्यवस्था से ही मिला है, और मैं इसमें मजबूर हूँ जीने के लिए, इसलिए मेरा विरोध है। मेरी जो तड़फन है वो मुझे विरोध करने के लिए मजबूर करती है।
लेकिन अब उसके प्रति पूरी ईमानदारी से मैं अपने विरोध को जता पाऊं या उसको समझकर वैसे सही से जी पाऊं, ऐसी हिम्मत अभी नहीं बनी है। उसके लिए तो बहुत सारा कार्य करना भी है। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरे आसपास का माहौल होने से, आपसे सबसे जुड़ने के बाद, एमसीवी के और जीवन विद्या से जुड़ने के बाद मुझे दिखता है, जैसे मैं अपनी बहन को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे उनमें वो दिखाई देते और मैं उनसे अपने आप को अभी काफी पीछे देख पाता हूँ। ये कंपैरिजन मैं अपने आप में ही करता हूँ, उनके सामने नहीं करता, ये मुझे दिखता है। लेकिन वो ईमानदारी के लिए तो अभी मुझे लगता है पहला कदम उठाए यार, वो हवा में है, जब वो नीचे रख देंगे उसके बाद शुरुआत होगी, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कैसे। बहुत बढ़िया, जोरदार, क्या बात है, जोरदार शेयरिंग, बहुत अच्छा। नेक्स्ट संगीता दीदी जी। क्या हुआ? उन्होंने हैंड रेस किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया उन्होंने। ठीक, सरिता दीदी का प्रश्न पूरा हुआ। और कोई इसमें प्रति प्रश्न बनता हो तो बताएं। मुक्ता जी। जी दीदी, जी दीदी बोलिए। मेरी आवाज आ रही सभी? बिल्कुल। सभी को नमस्ते। ईमानदारी तो मैंने जैसे लाइफ में अभी तक खाना पीना और घूमना और नौकरी की थी, बाकी उर्वरक धरती से मैं उतना लगाव तो रहा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो धरती जैसे खेत में जो भी काम करते हैं, से करके जो उर्वरक ना उसको नष्ट कर रहे हैं, ये मुझे ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है अभी के समय में। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, नेक्स्ट। जी। कोई और नेक्स्ट? ये जो है स्क्रीन पर सरिता चौहान सुन रही हैं? सरिता दीदी, अखिलेश्वर जी, पुनीत यादव भैया जी। पुनीत यादव भैया के काफी सारे प्रश्न हैं। हाँ, तो उनको ले लेते हैं, फटाफट ले लो। तो चलिए 10 मिनट का समय पुनीत यादव भैया के प्रश्नों के लिए। पुनीत भैया हैं आप? वीडियो पे जरा आए, वीडियो ऑन करें। सरिता चौहान भी हैंड रेस करिए जब तक पुनीत भैया वीडियो पे आते हैं। जी, कैमरा ऑन करते हैं। तो सरिता दीदी चेहरा दिखाइए। अनम्यूट कर रहे हैं सरिता दीदी को? हाँ ठीक है, अनम्यूट करते हैं। उनके क्वेश्चंस आ गए वैसे। पुनीत भैया के आ गए? जी, एक बार अनम्यूट कर लेते हैं। चलिए। हाँ, सरिता दीदी अनम्यूट हो गई। चलिए बताइए। जी दीदी बोलिए। हेलो जी। जी चाचा जी नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाचा जी, मैं तो ऐसे देख पा रही हूँ कि मैं ईमानदार तो धरती के प्रति भी नहीं हूँ और खुद के भी प्रति नहीं हूँ। जी। फिर ऐसे बेईमानों को क्या करना चाहिए? हेलो जी। ऐसे बेईमानों को क्या करें? मुझे ना इतना इधर से क्लियरिटी नहीं हो रहा है। मतलब जैसे देख पा रही हूँ मैं, हर मतलब जो भी कर रही हूँ उससे तो मैं धरती को बर्बाद ही कर रही हूँ, मगर खुद में भी उतना ये नहीं देख पा रही हूँ कि मैं कितना ईमानदार हूँ। मैं हर एक चीज कर रही हूँ, उस मतलब दूसरों के प्रति अपनी ईमानदारी दिखा रही हूँ, पर खुद के प्रति कितना मैं ईमानदारी दिखा पा रही हूँ
वो मुझ में खुद में नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो आगे की क्या योजना है? अब आपने मेरे को चाचा बोला तो मैं बोलूँ भतीजी, सरिता भतीजी, बताओ आगे की क्या योजना है? इसका विकल्प बताइए ना चाचा जी। इसका विकल्प तो यही है कि ईमानदारी को समझ लें, उसके लिए समझदारी से संपन्न होना पड़ेगा। शोषण मुक्त हुए बिना जीने का क्या तरीका होता है? प्रकृति में अस्तित्व में एक ही मात्र तरीका है जिसको एमसीवीके में अध्ययन अभ्यास किया जा रहा है मेरे अनुसार। तो जो एकमात्र तरीका है उसको अध्ययन करिए, अभ्यास करिए और ईमानदारी से संपन्न होइए। ये बड़ी बात है कि आप अपने में ईमानदार नहीं हो, इसको देख पा रहे हो। ईमानदार होने की चाहत बची है कि खत्म हो गई? नहीं, वो तो है, चाहत अभी बची है ना। जिंदा हो तो फिर उस जिंदगी को पकड़ो और कैसे वो कर सकती हो देखो, समझो। अवसर उपलब्ध है, बाकी आपके ऊपर है। समझने का प्रयास है, जारी है सर। जारी है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो बहुत अच्छी बात, बढ़िया। हम लोग पुनीत भैया के प्रश्न ले लो। सुबह के उससे रिलेटेड उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपने बताया कि अस्तित्व में पहले जड़ आया, जड़ के बाद वनस्पति, वनस्पति के बाद जीव, जीव के बाद मानव। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारी चीजें एक साथ ही आ गई हों। हाँ, ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण ये है कि आप भी देख सकते हो, आपके घर में आटे का डब्बा होता है, उसमें आटा रखो और उसके बाद उसका ढक्कन थोड़ा ढीला रखो, थोड़ी नमी, थोड़ा प्रकाश, हवा आ जाए, देखो थोड़े दिन बाद वो आटा चलने लगता है। पानी रखो, सूरज की रोशनी में रखो, उसमें इल्ली वो आ जाती है, काई आ जाती है ना। तो आपको दिखता है कि कैसे आज भी प्राणावस्था से जीवावस्था की उत्पत्ति होती है। तो कोई पहले होती थी अब नहीं होगी ऐसा नहीं है। कोई विकास क्रम है तो वो आज भी यथावत मौजूद ही है ना। जैसे बीज जानते हो, बीज, कोई भी बीज ले लो, बीज है ना पदार्थ अवस्था होती है और वो पदार्थ अवस्था से आप बीज को कहीं लगाओगे तो उसमें से वनस्पति उग जाती और उस वनस्पति से फिर से बीज आ जाते। तो ये साइकिल आपके सामने ही दिख रहा है। जो अपने सामने दिख रहा है उस पर भरोसा करो। कथा कहानी में जाने से क्या मतलब है कि वनस्पति है, उनमें से बीज आते हैं, उन बीजों से फिर से वनस्पति निकलती है। जब वो वनस्पति होती है तो प्राणावस्था की इकाई होती है, जब वो बीज दे देती है तो पदार्थावस्था की इकाई होती है और पदार्थ अवस्था से फिर से प्राणावस्था आती है। तो ये विकास क्रम है, इसको हम लोग अपनी जिम्मेदारी पे ही समझ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। फिर हमको ये भी समझ में आता है कि किसी भी प्लेनेट में पानी आने के बाद ही सारा विकास क्रम अगला जो है प्राणावस्था का वो शुरू होता है। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, क्या समस्या है? क्या समस्या है बताओ। जन्म जन्म का गुस्सा लेके क्यों बैठा तुम लोग? बात छोटी सी है, रबड़ पेंसिल, और आदिकाल का गुस्सा निकाल रहा, दांत पीस के। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो क्या समझ में आ गया कि ये विकास क्रम है, इसका ठीक ठीक अध्ययन किया कराया जाता है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, मानने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मानव इंद्रियों से ही समझ को ग्रहण करता है, लेकिन इंद्रियों से कोई भी चीज को वर्तमान में ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां एक टूल है और टूल से वर्तमान को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो जो भी मानव ग्रहण कर रहा है वो पूर्ण है, इसको प्रमाणित कैसे करें? वही, इंद्रियों से अधिक हम समझ पाते हैं। समझना अधिक होता है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। केवल इंद्रियों से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, समझ उससे ज्यादा होता है। और उसका प्रमाण क्या है कि हम समझ गए? प्रमाण ये है कि स्वयं में तृप्ति, और स्वयं की तृप्ति का प्रमाण क्या है? उभय तृप्ति। तो उभय तृप्ति के अर्थ में तृप्त हो जाना ही कुल मिला के समझने का प्रमाण है। और उसके लिए सूचना जो लेना है अस्तित्व के बारे में, उसके लिए इंद्रियां काम करती हैं, इसलिए उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। लेकिन इंद्रियां जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देती है उससे अधिक आप समझ सकते हो। जैसे मेरे चेहरे के बारे में इंद्रियां कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, उससे ज्यादा आप समझ पाते हो कि पीछे खुपड़िया भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही होगा, है ना।
तो आपका समझना अधिक होता है। इंद्रियां छोटा सा काम करती है, उससे अधिक आप समझ पाते हो। तो इंद्रियों की ताकत नहीं कि पूर्ण सच्चाई को बता सके, पूर्ण सच्चाई को आपको समझना होता है। इंद्रियां केवल कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं और फिर उस सच्चाई को जितना आप समझे हैं उसको जीने में मदद भी कर देती हैं। ठीक, तो इंद्रियों से सच्चाई समझी जाती है ऐसा नहीं है। इंद्रियों से केवल सच्चाई के बारे में इन्फॉर्मेशन ग्रहण की जाती है, और इन्फॉर्मेशन यदि ठीक से बिट जाए अपने में तो अपने को कुछ चीजें समझ में आती है जो कि लार्जर देन द इंद्रियां है ना। ठीक, क्योंकि इंद्रिया में सबसे बड़ी इंद्रिय से हम बोले आंख, आंख जो केवल रूप बताती है। रूप में क्या बताती है? केवल लाइंस और कलर बताती है। ठीक है, उससे ज्यादा आंख कभी बताती नहीं। कान जो है केवल ध्वनि, गंध जो है, नाक जो है वो केवल गंध, त्वचा जो केवल स्पर्श, कुल इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको आती है। फिर उस आवाज से पता लगता है और भी लोग हैं, वो कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तमाम सारी बातें उस तरह की समझ में आती है। रख दो अभी। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई जी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न उनका ये है कि अनुभव को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो नागराज जी ने जो अनुभव किया है उन्होंने शब्दों में ही बयां किया है, तो ये कैसे प्रमाणित होगा कि जो उन्होंने अनुभव किया है वो ये ही है जो हम समझ रहे हैं? अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है, किसने कहा आपको? आदर्शवाद ने। सही कह रहे हैं आप। अवचनीय है। हाँ, ज्ञान को निर्वचनीय बोल दिया। जबकि यदि कुछ बताने की चीज है तो अनुभव ही है। अनुभव को बताया जाता है विचार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, और विचार व्यवहार के साथ भागीदारी के माध्यम से, है ना। तो अनुभव बताया जाने की चीज है। अगर कुछ बताने की चीज है तो अनुभव ही है, और उसके बताने के तरीके ये हैं, है ना, विचार, व्यवहार और भागीदारी। और फिर अनुभव संपन्न व्यक्ति भाषा को भी ठीक से पहचान के, ठीक से बना के, उसमें विचार को ठीक से रख सकते हैं। ये प्रमाण अपन ने देखे हुआ है। हाँ, आदर्शवाद ने जरूर कहा कि ज्ञान हो जाने पर आप बता नहीं सकते हैं, तो और बल्कि ये भी कहा कि जो बोलेगा मेरे को ज्ञान हो गया तो उसको तो कम से कम हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्ञानम अनंतम कहा गया। तो वो आदर्शवाद की मान्यता को थोड़ा अपने को पहचानना पड़ेगा। ज्ञान अनंत नहीं है, प्रकृति अनंत है, ज्ञान अनंत नहीं है। तो प्रकृति को ज्ञान मानेंगे तो भी गड़बड़ है, ईश्वर को ज्ञान मानेंगे तो भी गड़बड़ है ना। ज्ञान क्या है? सहअस्तित्व का ज्ञान है। सहअस्तित्व निश्चित है, तो ज्ञान निश्चित है इसलिए समझा जा सकता है। ज्ञान अनंत होने पर नहीं समझा जा सकता, है ना। तो कुछ भी, कितना भी समझने के बाद यदि समझना बचे रहते हैं तो फिर काय को समझना। तो आदर्शवाद ने कहा ही है कि, है ना, ज्ञान अनिश्चित है, खत्म ही नहीं होता कभी, जितना भी समझोगे और समझना बचे रहता है। इस प्रकार से तो ज्ञान की फिर आवश्यकता खत्म हो गई, क्योंकि जितना समझने को वो समझना बचेगा तो काय को समझना। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान निश्चित है, अस्तित्व स्थिर है, तो ज्ञान निश्चित है। ठीक है, तो एक अलग ही बात हो रही है, इसको इस नजरिए से देखना चाहिए, फिर इसको समझना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या कह रहे हैं। करना चाहता हूँ तो हम उनको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश तिवारी जी। स्वागत है जी भैया। नमस्ते भैया। सभी लोगों को नमस्ते। जो आज अभी शाम का जो सत्र हुआ उसमें भैया ने जो बताया कि भाई मैं भी शासकीय की सेवा में हूँ, तो भैया ने बताया कि भाई जितनी सरकारें हैं वो सब बुद्धू बनाने के लिए काम कर रही हैं, है ना। तो मैं अपना ईमानदारी पूर्वक जो देखता हूँ कि उसमें हम मतलब अधूरे विचार को लेके, अधूरे काम को लेके ही काम कर रहे हैं पूरा, कुछ नया काम तो कर नहीं रहे हैं। और मतलब इस मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि यार हम जब तंत्र में जाएंगे तो तंत्र को ठीक करने का प्रयास करेंगे, है ना। मतलब उस टाइम मध्य दर्शन से तो नहीं जुड़े थे, लेकिन इतना था कि भाई ये धरती खराब हो रही है और भ्रष्टाचार बहुत है, तो ये सोचते थे कि अच्छे युवा जाएंगे तो तंत्र को ठीक करेंगे। और फिर हम इस सिस्टम में घुसे भी
और घुसते साथ ही मतलब वो 4-6 महीने के भीतर समझ में आ गया कि कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, वो अगर एक खराब बस है तो वो उसको चला ही नहीं सकता। तो बल्कि ये हो गया कि ये भ्रष्ट व्यवस्था में आके हम भी खुद भ्रष्ट हो। तो दर्शन से जुड़ने के बाद, एमसीवीके से जुड़ने के बाद अब ये सहमति बन चुकी है कि भाई ये नौकरी व्यापार में हमको जीना नहीं है, और बहुत जल्दी हम लोग वहां पे 6 महीने के अभ्यास शिविर में आने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका। पूरी तैयारी से आई हो। यहाँ जो अध्ययन अभ्यास कर उनका हाल जान लियो पहले। काहे करते रहते हो? तो जो भी लोग यहाँ अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं उनका हालचाल पूछते रहना, उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा घटा, है ना, कितने मरे कितने घायल, ये सब देख समझ के आई हो, पूरी पीठ मजबूत करके। ठीक, स्वागत है आपका। आना जरूर लेकिन। ठीक है, ठीक है भाई नेहा। हाँ चलो नेक्स्ट। बढ़िया, पूरा करें जोरदार। तो आप सबके लिए जोरदार ताली। आप सब लोग पूरी योजना बनाओ। उमा दीदी के लिए जोरदार ताली। हाँ रुको जी 1 मिनट, सक्सेना साहब की कोई सिग्नल आया वापिस, माइक नहीं चालू हो पाया। वहां से बंद है क्या बेटा? हाँ चालू है, चालू चालू। हाँ ये पूछना था कि मानव जो ज्ञानावस्था की मानव जो है किसी विकसित जीवावस्था की इकाई से ही आया है, ठीक है, सही है ये बात? मानव का शुरुआत किसी जीवों से हुआ है, ये सही बात है। किसी जीवों से ही हुआ है। हाँ। विकसित होगा वो, विकसित तो मानव ही है जीवों से। अच्छा ठीक है। तो अगर जीव से हुआ है तो मानव को 1 साल का बच्चा तक तो वो जमीन पे लेटा रहता है, उसको खाना पीना दूसरे ही करते हैं, इसलिए तो विकसित है वो। तो उसको किसने, जीवों ने उसको कैसे पालन पोषण किया, उसके डेवलपमेंट में कुछ किया तो है ना? हाँ किया तो है ना? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदा रहने का जो कार्यक्रम है वो प्रकृति द्वारा ही निश्चित हो जाता है। तो वो सक्षम ही नहीं है इस काम के लिए। कौन? जो जीव ऐसे कैसे? कई सारे मानव के बच्चों को वो बंदर ही पाल लेते हैं, है ना। वो सुना कि मोगली देखा ना, मोगली। हाँ। फिर तो फिर ऐसा अधिकार पूर्वक कह सकते कि बंदर या चिंपांजी जो मानव की आकृति जैसे ही होते हैं वही इसके जन्मदाता हो सकते हैं। नहीं, नागराज जी ने देखे हैं। हाँ। अध्ययन में देखे उन्होंने, कुल 6 तरह के जानवर उन्होंने बताए थे, मेरे को याद नहीं रहे, क्योंकि तो गाय भी था उसमें, गाय, भालू और बंदर का तो नहीं पता, ऐसे वो बताया 6 तरह के जानवर ने। ज्यादा ने बोले, हमने कहा और कितने तरह के, बोले हमको जरूरत क्या है ऐसे देखने से। और सही बात है, हमारा भी इच्छा नहीं करा, 6 में भूल गए हम, तो क्या मतलब निकलता हूँ याद करने से भी। तो गाय कैसे पालेगी? गाय तो उसका, अरे अब पाला है तो क्या करें हम? नहीं तो कोई अपन कल्पना तो कर सकते हैं। बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं कि कुछ तो हुआ प्रकृति। इससे ये निष्कर्ष बनना चाहिए कि जिंदा रहने का कार्यक्रम प्रकृति द्वारा इंश्योर्ड है। जिंदा रहने का कार्यक्रम मानव द्वारा इंश्योर करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति, शेष प्रकृति इंश्योर कर दे रही है, क्योंकि जब मानव जानवरों से पैदा हुआ, आज हम मानव को कितना लालन पालन से ध्यान से पालते हैं, ओवर प्रोटेक्शन में पाल रहे हैं, जबकि वो प्रोटेक्शन नेचुरली गिवन है, क्योंकि वो प्रमाण है उसका। तो महीने 2 महीने के बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, उनको क्यों नहीं प्रकृति सर्वाइव करती? होंगे बहुत सारे, हजारों पैदा हुआ होंगे, उसमें बच गए, कोई बच बुचा के कोई निकल ही आए उससे बाहर, फिर उनमें से बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से फिर मानव परंपरा बनी। तो ये सब काम कोई 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल का थोड़ी ना है, सैकड़ों साल लगा होगा इसमें। एक बार हुआ होगा, फिर नहीं चले होंगे, कोई उनके आगे नहीं बढ़ा, फिर से इवॉल्व हुआ। तो कितने तरीके से मानव शरीर विकसित हुआ, ऐसा सस्टेनेबल, तब जाकर उससे बच्चे से बच्चे पैदा होने लगे, उसके बाद ये कार्यक्रम पूरा हो गया। एक ही दिन थोड़ी हो गया कोई। नहीं, जब आपने कहा कि उसका सरवाइव करने की जिम्मेदारी प्रकृति की है, हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे फिर प्रकृति उनको वो खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रकृति करती नहीं कुछ? कौन सी? तो आपको जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी मिसेज ने रखी क्या? काहे से जिंदा हुआ? नहीं, हम तो सक्षम है। अरे सक्षम होने के बाद जिंदा काहे से हो? भोजन पानी से, प्राकृतिक विधि से होगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो नेचर से इंश्योर्ड हो। आप सोच रहे मैं अपने आप को जिंदा रख रहा हूँ, ये भ्रम है हमारा। वही तो कह रहे हैं, देखो मनुष्य ने भ्रमवश क्या समझ लिया,
ये जो अधूरा काम है ना, इसको हमने पूरा काम क्यों मान लिया? क्योंकि हमने मान लिया कि जिंदा रहना ही हमारा काम है। जिंदा रहना इट इज इंश्योर्ड बाय द नेचर। नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वो महीने भर का बच्चा खत्म नहीं होना चाहिए ना? कहाँ होता है? इंश्योर्ड बाय नेचर। आप देखो ना कैसे कैसे लोग पालते हैं बच्चों को, जानवर जैसे पालते हैं अभी भी, उसके बाद भी वो बच्चे जिंदा रह जाते हैं। जो खत्म हो जाते हैं वो खत्म हो जाते तो हो जाता है, अच्छी बात है, जनसंख्या कम होती थोड़ी बहुत, अच्छी बात है, ठीक है। अरे खत्म होने के 50 और कारण होते हैं। हाँ, जो भी हो, वो शरीर ठीक से नहीं बना, आपको क्या पता लगा कि उसके किडनी का कितना विकास हुआ, हार्ट का कितना हुआ, ब्रेन का हुआ कि नहीं हुआ? जो भी जिनका विकास ठीक नहीं होगा वो एक पैरालिटिक या मतलब बोझा के रूप में शरीर लेके प्रकृति में जिए, ऐसा नहीं। प्रकृति बोलते उसको हटाओ, अच्छा, है ना? तो हाँ, तो वो अब सब थोड़ी एक जैसे पड़े, तो ठीक है ना? आप देखो ना कैसे बच्चे पालते हैं लोग, आज भी हिंदुस्तान में देखो जाके, हम मान लो के यहाँ जो रोड किनारे मजदूर कैसे बच्चे पलते हैं, आप देख के दंग रह जाओ, क्या हाइजीन और क्या नहीं। हम हाइजीन के पीछे रो रहे, हाथ धो, है ना? उधर आप देखोगे कि कहाँ वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं रोड के किनारे ही, सारे दिन धूल मिट्टी में वहीं पैदा हो जा रहे हैं, वहीं छोड़ के भाग जाते कहीं तो डस्टबिन में छोड़ जाते हैं और उसके बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं वो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे से केयर नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल इतना काम हमारा नहीं है, वो तो इट इज इंश्योर्ड बाय द नेचर, क्योंकि आज भी आप जिंदा हो आपके कारण नहीं हो, नेचर है ना? आपका काम क्या है? जीना, समाधान संपन्न होना, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, उसमें भी प्रकृति सहयोग करता है, लेकिन हमारा ताकत इधर लगना चाहिए, केवल जिंदा रहने तक नहीं। हाँ, गाय का बच्चा ही पैदा होता था तो गाय के गर्भ से मानव का शरीर पैदा हुआ। हाँ, अच्छा, ऐसा है, ऐसे होता है। एक ही प्रजाति से दूसरी प्रजाति उत्पत्ति होती है, पहले मुर्गी आती है, बाद में अंडा आता है। जब तक वो अंडा नहीं आता और अंडे से वापस मुर्गी नहीं आती, तब तक किसी न किसी जीव में से सीधी सीधी मुर्गी पैदा होती रहती है। जैसे एक बार वो मुर्गी से अंडा आ गया और अंडे से मुर्गी बनने लगी, वैसी की वैसी वो जब तक स्टेबल नहीं होगा प्रोसेस, तब तक वो किसी दूसरे जानवर से मुर्गी पैदा हो रही है। इसको साइंस ने बोला गलती से हो जाता है, और इसको नागराज जी बोल रहे हैं कि वो पहले की अवस्था के जो जीव जंतु हैं वो व्यवस्था में भागीदार हो गए, उन्होंने प्रकृति में जो व्यवस्था उसमें अपनी भागीदारी प्रमाणित कर दी। उसके बाद डीएनए आरएनए में एक उमंग आई, एक म्यूटेशन हुआ और अगली प्रजाति उत्पत्ति हो गई, और अगली प्रजाति से फिर से अपनी एक परंपरा बन गई। बस ऐसा बताया आपने को। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।